आपको इस समय भारतीय बाजार नजर आएंगे। खैर, पता है आज के हाईज और लोज ऐसी मैं कैलकुलेट कर रहा था। हाईज हैं 321 के, वीरू कल की क्लोज से 43 पॉइंट ऊपर, और आज के लोज हैं 235 के, कल की क्लोज से एग्जैक्टली 43 पॉइंट नीचे। एग्जैक्टली 43 पॉइंट्स लो, 43 पॉइंट्स का हाई, और अब समय कर रहे हैं हम एकदम फ्लैट लाइन के आसपास कामकाज, बेहद सीमित दायरे में सिमटा हुआ लार्जली कंसोलिडेशन का दिन। हाँ, आज सेकेंड हाफ अब देखना होगा क्योंकि यूएस के मार्केट्स बंद थे, एशिया, हमारे जो सारे एशियन पीयर्स बंद हो गए हैं या बंद होने की कगार पे हैं। बिल्कुल ऐसे ही कामकाज वहां पे शांत हुआ है, सब फ्लैट बंद होते हुए नजर आए। और इवन यूएस के फ्यूचर्स जो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आज जब यूएस में ट्रेड रिज्यूम होगा, उसके इंडिकेशंस जो आ रहे हैं वो भी एकदम फ्लैट हैं। तो ग्लोबली दरअसल साइडवेज कंसोलिडेशन का दिन आपको आज नजर आएगा। खैर, हम लेकिन यहाँ पे फिन निफ्टी की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं, तो होपिंग थोड़ा बहुत एक्शन सेकेंड हाफ में पिकअप हो तो एक्साइटमेंट थोड़ा सा बढ़े। लेकिन वीरू के पास पहले जरा सा चला जाए और निफ्टी बैंक की रणनीति समझ ली जाए। पहले जरा निफ्टी स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब ने रखा हुआ है आज अच्छा, निफ्टी में कोई ऑयल एंड गैस है, कोई मेटल्स हैं। कल कमाई के अड्डे में सरकारी बैंक उछल रहे थे तो वो पॉकेट्स थोड़ी सी फिजल आउट हो रही हैं, पर उसके सामने लार्जली कंजम्पशन रिलेटेड प्लेस, कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल, कोई एफएमसीजी, कोई फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर, ये पॉकेट्स फिर भी आज ठीक ठाक परफॉर्म करके दे रही हैं। पर इन सब पे उतरूंगा बाद में, इनके सेक्टर स्टॉक एक्शन सब बाद में लेकर आऊंगा, पहले रणनीति बांध ली जाए। वीरू, आज सुबह चर्चा हो रही थी 25,304 से 329 का हमारा पहला रेजिस्टेंस था। ये जो अब मूव आए थे उसी रेजिस्टेंस बैंड के आसपास आके मामला थमता हुआ नजर आया। पहला बेस था 229 से 171 का, पहले बेस के आसपास ही भारतीय बाजार थमते हुए नजर आए। उसी थ्रेशोल्ड डिफाइंड मार्कर्स के बीच में आपको वो पहले बेस, पहले रेजिस्टेंस के बीच में भारतीय बाजार इस समय झूलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये चर्चा भी हुई थी कि 25,300, 329 के ऊपर जाना मुश्किल होगा, कॉल राइटर्स जैसे बैठे हुए हैं उसको देखते हुए काफी मुश्किल रहेगा। पर पहले बेस के आसपास खरीदारी करने का मन था, किया होता, बाजार ने रिवॉर्ड किया होता आपको, मतलब 80 पॉइंट का इंट्राडे स्विंग दिया था अपने पहले बेस से। लेकिन वीरू, इस समय की स्थिति, पहले निफ्टी की चर्चा करी जाए उसके बाद निफ्टी बैंक पे आता हूं क्योंकि उसमें फिर निफ्टी का तड़का भी ऐड हो रहा होगा। कैसा लग रहा है 13 दिन के अप्रूव्स के बाद लार्जली कंसोलिडेशन के नाम रख दूं, अप्रोच क्या रखूंगा निफ्टी में, या फिर क्या लेवल्स वॉच आउट करने? देखिए आशीष, जब हम इन लेवल्स पे आए, मतलब लास्ट वीक हमने 25,200 को गेन किया था, हम इस ट्रैजेक्टरी के ऊपर थे। हम इस पूरे आई थिंक मोमेंटम में एफआईएस की तरफ से स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन दिख रहे थे। जब हम 24,800 पे थे, जब हम 25,000 पे आए, जब हम 25,100 पे आए, जब 25,200 पे आए, हर रोज़ आपके साथ साथ पुट राइटर्स खिसक के ऊपर आ रहे थे। कल भी मेरी बात हुई थी आपसे जब सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में, और आज भी मैंने कहा था ये बाजार अभी ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर लिया। आशीष, किसी भी सीरीज का कोई सर्टेन जो अंश होता है ना, वो ऑप्शन राइटर्स के नाम होता है। स्पेशली जब निफ्टी आईटी चल चुका है, निफ्टी बैंक गिरने को तैयार नहीं है, बाजार अपने लीडर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है, ग्लोबल मार्केट्स कोलैप्स नहीं हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे ख्याल से बाजार ने अपने आप को एक कंसोलिडेशन के मोड में रखना अच्छा समझा, वाजिब समझा, और वही हो रहा है आशीष। तो मैं जो बात कर रहा था ना कि एफआईएस ने स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन था, उनकी तरफ से आशीष 25,200 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग खड़ी हुई है, और जो बेस वन था 25,229 और 25,171, मैंने क्या कहा था कि बिफोर, उससे पहले कि हम बड़े ऑप्शन बेस 25,000 को टच करें या फिर इवन 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करें, ये बहुत चांसेस हैं कि निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले बेस वन के आसपास। क्यों? क्योंकि ये इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन बेस है, और देखिए वहाँ पे जो बात मैंने कही थी, बाय दैट डिप टुवर्ड्स बेस वन, वो काम कर गया। बट एक और चीज़ है आशीष कि एज ऑफ नाउ ये बाजार बहुत ऊपर का है भी नहीं। क्यों? सुबह क्या डिस्कस कर रहे थे हम, कल एफआईएस के स्टैट्स पे 2,65,000 कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी इंडेक्स कॉल शॉर्ट थी। अब आप जरा इस वक्त के आउटस्टैंडिंग वाई को देखिए आशीष, अभी अभी वो 23
सॉरी 25,300 की जो कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई है वो ऑलमोस्ट 75 लैक्स यानी करीब करीब 5 करोड़ पहुंच चुका है। इनफैक्ट 77.24 10 लाख कॉल भी किए वहाँ पे। और नीचे 25,200 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 67 लाख। तो आप देख रहे हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग पुट राइटर का कन्विक्शन है 25,500 के, उतना ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है 25,300 के कॉल राइटर के। तो एज ऑफ नाउ इन स्टैट्स के बीच में आशीष, जब तक कि कोई बड़ी न्यूज़ फ्लो आके या फिर आज जब यूएस मार्केट खुलेंगे, अपना कारोबार करना शुरू करेंगे, जब तक आपको इस ट्रैजेक्टरी के ऊपर नहीं ले जा रहे हैं, तब तक एज ए ट्रेडर चुपचाप यही कीजिए, वो जो बेस 1 मेंशन किया गया है उसके इर्द गिर्द खरीदना वहीं पे है और प्लीज़ RS1 के आसपास निकल जाइए, क्योंकि ऐसे माहौल में इतनी स्ट्रांगली जिस तरीके से ग्रिप कर रखा है ऑप्शन राइटर्स ने आशीष, बहुत कम चांसेस हैं कि हम निकल जाएं। ब्रेकआउट तभी आएगा निफ्टी में जब हम बहुत डिसाइसिवली 25,330 335 की ट्रैजेक्टरी को पार कर दें। अदरवाइज मेरे को लग रहा है हम इसी रेंज में रहेंगे। और एक और बात, बाइंग एफर्ट्स चाहे इस क्लोजिंग में हो चाहे वो कल हो आशीष, हमें अपने तब तक ही करने हैं जब तक हम 25,170 के ऊपर हैं। 25,170 के ऊपर मैं कह रहा हूँ, नीचे कह रहा हूँ मैं, चांसेस ऑफ विजिटिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा बड़ा रेस्टलेस भी है, काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी एज ऑफ नाउ जो हमारे पास ऑप्शन रेंज है उसी में ट्रेड कीजिए आशीष। के दायरे में ट्रेड करना है, ये बात सुबह के कल के डेटा एनालाइज करने के बाद भी वही हुई थी और ब्यूटीफुली उसने रिवॉर्ड भी करके दिया आपको। अगर तो आपने जब बाजार अपने बेस के आसपास आ रहा था तो खरीदने का मन बनाया होगा। तो निफ्टी बैंक एक बार फिर से लैकलस्टर सही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। खैर 51,501 इंट्राडे हाई, यानी कि कल की क्लोज से 60 पॉइंट ऊपर थे और एक समय 51,240 के लोज भी दिखाएं। कल की क्लोज से ऑलमोस्ट हो जाएगा ये 200 पॉइंट का दबाव। खैर इस समय 60-70 पॉइंट के आसपास ही कमजोरी, चाहे वो सरकारी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, SBI दबाव में, प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स ICICI, एक्सिस मूड में नजर नहीं आएंगे और HDFC कोटक कुछ कर नहीं पा रहे। ये पूरी स्थिति है निफ्टी बैंक के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। इसमें भी चर्चा हुई थी कि ऑप्शन की रेंज में ये फंस रहा है। 51,500, 51,600 कॉल राइटर्स का जोन है। और ये चर्चा हुई थी जब मैं कह रहा हूं तो आज सुबह 7 बजे मॉर्निंग कॉल में ये डिटेल में कमेंट्री में आया था। वीरो बिल्कुल फंसा हुआ है, उसी जोन्स के आसपास जाके थमा भी और आज भी सुस्ती नजर आ रहा है। अब आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी वैसे सामने खड़ी है, खैर अब तक तो स्क्रीन में ऐसा कोई एक्शन है नहीं, देखते हैं 230 फैक्टर या 245 फैक्टर कुछ वर्क करता है या नहीं। पर इस समय ताजा स्थिति निफ्टी बैंक की वही आशीष, आप देखिए आज जरा डॉक्टर साहब बेस देखिए, एक तो ट्रेड निकालना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल अगर कोई 100-150 पॉइंट के फ्रैक्शन में ट्रेड करता है तो उसके लिए मैंने क्लियरली मेंशन किया था 51,216 इज द बेस जिसके इर्द गिर्द आपको बाय करना है। आशीष निफ्टी बैंक का आज इंटरडे लो था एग्जैक्टली अगर आप देखें 238, मतलब 16 अंकों के फ्रैक्शन से वो बेस था। आज का पहला रजिस्टर था 605, हमारा मॉर्निंग का इंटरडे स्विंग हाई जो था वो आज करीब करीब 450 के आसपास था। दरअसल जिस दिन अब आपका फेडरल बैंक, जिस दिन आपका आई थिंक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बड़े कंट्रीब्यूटर्स हों, दिग्गज बैंक बैकफुट पे हों, आई थिंक किसी बड़े मतलब कायाकल्प की या फिर बड़े ब्रेक थ्रू की आई थिंक उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब ऑप्शन राइटर्स के स्टैट्स को देखिए आशीष, किस तरीके से 51,500 51,400 की कॉल्स में अप्रॉक्सीमेटली 34 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, नहीं 45, ये हाँ 400 और 500 पे अप्रॉक्सीमेटली कितना आउटस्टैंडिंग वाई हो गया 51-47, लगभग 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई कल की एक्सपायरी के प्रोस्पेक्टिव से। इट्स ह्यूज। और नीचे पुट राइटर्स में 51,000 प्लस 51,100, ये ऑलमोस्ट 45 लाख का। आशीष अभी निफ्टी बैंक का इन स्टैट्स के बीच में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू, कोई बड़ा आई थिंक मूव देना एज ऑफ नाउ मुश्किल लग रहा है। अब मेरे को नहीं मालूम ये पुट राइटर्स को ट्रैप करेगा, ये कॉल राइटर्स को ट्रैप करेगा, तो अभी इसको उस गैस वर्क को नहीं करते हैं। बट टिल द टाइम वी हैव दैट रेंज ऊपर की तरफ क्लोजर टू 51,450 500 निकलिए और नीचे 51,200 51,110
इस ट्रेड में आपको पिक करना है ट्रेड। क्यों? ये पुट राइटर्स का बेस है। क्यों? यहीं पे 10, यहीं पे 20, यहीं पे 50 जमा परसिस्ट करता है। तो कोई चमत्कारिक मूव जो आशीष है ना निफ्टी बैंक में, वो तभी आएगा जब आप 51,600 की ट्रेजेक्ट्री को पार कर देंगे, जो कि एज ऑफ नाउ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जब 51,600 पार होगा तभी कोई सी बड़े ब्रेकआउट की बात करेंगे, अदरवाइज टिल दैट टाइम रेंज परसिस्ट करेगी। 51,600 मतलब बेसिकली वो राइटर्स का जोन एक बार निकले तब तो आप कोई डिसाइसिव मूव एक्सपेक्ट करें, अदरवाइज ऐसे ही फंसा फंसा सा निफ्टी बैंक आपको नजर आएगा। ये हो गई निफ्टी बैंक में बढ़िया सी अपडेटेड स्ट्रैटेजी, क्या लेवल्स आपको वॉच आउट करने हैं। एक बार आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखा देता हूं आज के सेशन के। डायरेक्टर साहब दिखाइए जरा स्क्रीन पे आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों दबाव में। ये दोनों वो स्टॉक्स थे जो कल बहुत बढ़िया मजबूत थी। मेरे ख्याल से 3% का उछाल था। निफ्टी के टॉप गेनर्स थे, वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे, क्योंकि वीकेंड पे इनफैक्ट मेरे ख्याल से संडे को अपडेट आया था वो बजाज हाउसिंग के आईपीओ रिलेटेड, उस पर ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका था। तो कल के मूव्स के बाद आज ये दोनों स्टॉक्स ठंडे पड़ते हुए, बजाज फाइनेंस 3%, बजाज फिनसर्व 1.25% का दबाव। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, ये मेटल्स थोड़े से आज कमजोर, और दोनों मेटल से चुने हुए स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 0.25% का दबाव, ट्रेंट 1.25% कमजोर, आदित्य बिरला कैपिटल 1.25% की कमजोरी, और पेट्रोनेट एलएनजी में भी 1.5% तक का दबाव। कल वैसे वो गुजरात गैस के चलते फेरिफेरल स्टॉक्स भी बहुत अच्छे मूव कर रहे थे। आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। क्या चल रहा है? हीरो मोटोकॉर्प 2% का अपमूव इस काउंटर में। अच्छे वैसे बिक्री के आंकड़े थे, और बिक्री के आंकड़ों से ज्यादा इंपॉर्टेंट था हीरो मोटोकॉर्प की कमेंट्री, जो कॉन्फिडेंस शो कर रही थी कि हम आगे मार्केट शेयर गेन करेंगे। नेस्ले इंडिया 1.25% मजबूत, टाइटन 1.25% का उछाल, एफएमसीजी में एचयूएल भी जोड़ लीजिए, 0.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ वो काउंटर ट्रेड कर रहा है। वायदा का वैसे टॉप गेनर है आपकी स्क्रीन पे, और आइकल फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलमोस्ट 5% का उछाल इसमें आज है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सुबह ही अपन चर्चा कर रहे थे, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने जो मंजूरी दी है 26,000 करोड़ रुपए की इंजन प्रोक्योरमेंट की, यह उसका असर है। 3.5% मूव दिखाता हुआ। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में 3% का उछाल, जेके सीमेंट ऑलमोस्ट 3% के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। इनमें से कुछ स्टॉक्स होंगे जो शो के दौरान अपन बातचीत भी करेंगे। खैर, शो में क्या खास है पहले बता देता हूं। वीरू की रणनीति तो अपन ले ली है। जो पैनल जुड़ेगा आज सीएनबीसी आवाज का, सब रेडी है। फंडामेंटल्स पे महेश जोशी के पास चलेंगे, टेक्निकल्स के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे मानस, प्रशांत सावंत, रचना जी, सोनी पटनायक जी, अमित सेठ साहब, जतिन गेड़िया साहब, सब रेडी है। इन सब से अपन लोग अभी पिक भी लेंगे, और जो एक्शन वाले स्टॉक्स हैं उन पे बातचीत भी होगी। पहले अभी जब पिक ले लेंगे अपन 2 बजे वाली, उसके बाद 2:20 के आसपास जो आज मैनेजमेंट जुड़ने वाला है कॉर्पोरेट स्कैन में, वो होगा जीनस पावर का। इस कंपनी के जॉइंट एमडी जितेंद्र कुमार अग्रवाल साहब जुड़ने वाले हैं, और बहुत समय से इनसे चर्चा करनी थी किस तरह के वो स्मार्ट मीटर्स के ऑर्डर्स ये कंपनी बैक कर रही है। तो आप सबने ट्रैक करा ही होगा, चल क्या रहा है और किस तरह का आउटलुक है, उस पर जितेंद्र जी से बातचीत होनी है। 2:30 पर यतिन जुड़ेंगे। आज रेमंड्स के स्टॉक में काफी जोरदार उछाल है, तो उसके पीछे की कहानी यतिन की जुबानी, और इसी के पीछे हमारे सहयोगी चैनल से सुदर्शन जुड़ने वाले हैं। आमतौर पे आप देखते नहीं उनको, इसीलिए मुझे बताना पड़ा, सहयोगी चैनल से जुड़ने वाले हैं। दरअसल सुदर्शन एक खबर लेकर आए थे, एक ऑटो एंसिलरी कंपनी का QIP लाने की तैयारी हो रही है, ऐसा कुछ सुगबुगाहट उन्होंने पकड़ी है। उनसे जानेंगे पूरी खबर क्या है। आज मार्केट आउटलुक पर डिटेल में चर्चा करने के लिए क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर यानी कि CIO अनिरुद्ध सरकार होंगे। तो वीरू इनसे बढ़िया सा मार्केट की आगे की ट्रेजेक्टरी पर आपके साथ उनके साथ बातचीत करेंगे। 3-3:15 बजे के आसपास यतिन होंगे डीलिंग रूम चेक के लिए, और उसी के पीछे आज के सारे वो पिक्स जाते जाते, जैसे अपन या तो BTST समझ लें, STBT, वो एक्सपर्ट्स के ऊपर जो भी कॉल देना चाहते हैं, तो हो जाएगा भाई दिन की समाप्ति बढ़िया नोट पे। और इस बीच वीरू और हमारे सारा पैनल बहुत बढ़िया स्टॉक आइडियाज तो आपके लिए लगातार ढूंढ ही रहे होंगे। चलिए कुछ पिक्स का स्टिंग हो तो दिखाइएगा, और एक्सपर्ट जो स्टॉक लेकर आए हैं दोनों बहुत, हाँ
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अनिरुद्ध जी से हम दोनों बहुत अच्छी से बातें करेंगे, चिंता मत कीजिए, ये वादा रहा है ना। समझ गए आप, समझ गए। अच्छा है ना। हाँ, मैं नहीं, हम समझ दोनों गया। ही करने वाले। पिक्स की बारी है, चलिए जरा सा पहले स्टॉक पिक कर लीजिए, उसके बाद मैनेजमेंट भी जुड़ जाएगा। रचना जी और सोनी जी के पास चलेंगे। रचना जी, गुड आफ्टरनून। रचना जी, क्या लेकर आए हो हमारे लिए? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी तरफ से इस वक्त के लिए जो मैं काउंटर लेकर आई हूँ दैट इज टाइटन। टाइटन में अच्छा खासा मूव ऑलरेडी आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम इज वेरी स्ट्रॉन्ग विच मेक्स मी थिंक कि यहाँ पे फर्दर कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। एंड 3655 पे है ये फ्यूचर्स पे। अगर हम 3630 का एसएल लगाएं यहाँ पे और अगर इस काउंटर को लॉन्ग करें तो मोमेंटम के वजह से ये काउंटर 3675 एंड 3685 की तरफ जाता हुआ हमें दिख सकता है। सो मेरी तरफ से टाइटन इज अ लॉन्ग। ओके, टाइटन 6361 पे लॉन्ग ट्रेड है, डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। आगे चलते हैं। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी वीरू जी, आशीष जी, गुड आफ्टरनून टू पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे मुझे नवीन फ्लोरिंग में एक अच्छा बेस बनते नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 3290 स्पॉट। मेरा टारगेट होगा 3400 से लेकर 3440, 3440 के आसपास। नवीन फ्लोरीन है सावंत साहब के रडार पे। सोनी जी, आपकी प्रेफर्ड पिक मैम। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय रहेगा बालकृष्ण इंडस्ट्री फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। सितंबर फ्यूचर्स करंट प्राइस 2947 पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस 2910 और पहला टारगेट रहेगा 2980 और 3000, ये दोनों टारगेट्स रहेंगे। बालकृष्ण इंडस्ट्री में हम देख सकते हैं कि आज 20E में हर्डल को क्रॉस किया है, एक 5% का अच्छा फ्रेश लॉन्ग्स भी ऐड हो रहा है और ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी कंफर्म हो गए 2930 के ऊपर। सो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, यहाँ पे 3000 लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। ओके, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2934 पे आपका बाय ट्रेड है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, ओरेकल फाइनेंशियल में खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट देखने को मिला है, थोड़े बेहतर वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं। तो ओरेकल फाइनेंशियल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 11,249 ये कैश लेवल्स हैं। 11,249 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 11,900 11,900 के टारगेट सेट करेंगे ओरेकल फाइनेंशियल में। अगर चाहे तो 11,500 का कॉल ऑप्शन तो 390 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 259 का स्टॉप लॉस लगा के रखना है इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में 700 रुपए 700 तक के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। 1590 वाला, 11,500 वाला जी, 11,500 का कॉल। ठीक है, ये हो गई मानस की आज की प्रेफर्ड पिक, इस समय की, सॉरी, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, OFSS। गेड़िया साहब, आपका प्रेफर्ड आइडिया सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो प्रिफर्ड आइडिया होगा वो अपोलो टायर में होगा। एक पुल बैक ट्रेड के लिए रेडी है। रिसेंटली एक शार्प डिक्लाइन देखा है, हमें लगता है कि एक रिट्रेसमेंट रैली ऑन दी कार्ड्स है, तो हमें लगता है कि अपोलो टायर में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 492 का और टारगेट रहेंगे 525 के। अपोलो टायर्स एकदम से बहुत अच्छा स्पाइक भी बन रहा है। खरीदारी करने का कॉल गेड़िया साहब का, रखिए रडार पे। ट्रेडिंग के लिहाज से टाइटन, नवीन फ्लोरिन, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ओरेकल फाइनेंशियल्स और अपोलो टायर्स। पोजिशनली क्या पसंद आ रहा है? विलियम ओ'नील को, महेश जोशी साहब को। महेश जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? और कौन सा स्टॉक रडार पे? आफ्टरनून आशीष जी, आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। बहुत बढ़िया हूँ सर, थैंक यू फॉर आस्किंग। और हमें लगता है कि डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर स्पेंडिंग, क्योंकि मॉनसून ठीक ठाक रहने की उम्मीद है और ऐसे ही लग रहा है कि अगले 2 महीने में अगर नॉर्मल मॉनसून रहा तो रूरल स्पेंडिंग शुड कम बैक वेरी वेरी शार्पली। और इसलिए ज्योति लैब्स हमारे रडार पे है। अगर ज्योति लैब्स डिक्लाइन होता है करंट लेवल पे, वो 3-4% ऊपर है हमारे एक आइडियल बाइंग रेंज से, अगर वो नीचे आता है तो आई थिंक एक अच्छी मौका और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक मार्केट लीडरशिप है इनकी, स्पेसिफिकली फैब्रिक वाइटनर सॉल्यूशंस में, जो डिश वॉशर सेगमेंट में, बार और लिक्विड कैटेगरी में वैल्यू टर्म्स में अगेन लीडरशिप है थ्रू एक्सो, मार्गो। मुझे लगता है आई थिंक जो हम उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है पिछली कुछ तिमाहियों के लिए।
ग्रोस मार्जिन 51% के ऊपर इन्होंने प्रेजेंट किए थे Q1 FY25 में, और पिछले तिमाही में इनकी जो एबिटा मार्जिन आई थी ये लगभग 18% के आसपास आई थी। कहीं ना कहीं एड स्पेंड्स थोड़े ज्यादा हुए थे, इन स्पाइट ऑफ दैट मार्जिन्स एट 18% इज अ कमेंडेबल थिंग। पर जैसे एड स्पेंड्स थोड़े कम होंगे, मार्जिन्स में उतना ही ज्यादा सहारा मिल सकता है। बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, और सारे बिजनेस सेगमेंट्स इंक्लूडिंग डिश वॉशिंग सेगमेंट, इंक्लूडिंग देयर इंसेक्टिसाइड यानी जो रिपेलेंट सेगमेंट है, और ऑब्वियसली आई थिंक द व्हाइट वॉशिंग सेगमेंट इज वेल, दैट शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। तो हमें लगता है आई थिंक ज्योति लैब्स डिक्लाइंस पे एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ओके, ज्योति लैब आपका यहाँ कॉल हो गया, ये फंडामेंटल कॉल हो गया। अच्छा, एक कॉल, क्योंकि मैं जो स्टैट्स देख रहा था 2 बजे के, उसमें बहुत अच्छे थे। वो कॉल क्योंकि अपीयर नहीं हुई, मैं यहाँ पे मार्क करना चाहूँगा। एक बार डायरेक्टर साहब जरा हेवल्स की एक स्ट्राइक रखिएगा 1920 की, 1920 की कॉल रखिएगा। हालांकि हम शायद एक बार 1900 की रखिएगा, एक तरफ 1920 की रखिएगा। मेरे ख्याल से जो सुबह वोल्टास ने मूव दिया था, एक ड्यू है मूव यहाँ पे हेवल्स में, ये है 1900 की कॉल, स्लाइटली एक्सपेंसिव है। दूसरी दिखाइए 1920 की स्ट्राइक दिखाइए प्लीज़ एक बार। सोनी जी आपका टिक 4650, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिफरेंशियल भी नहीं है। आई थिंक मेरे को पर्सनली एक इसकी रीडिंग बहुत अच्छी नज़र आ रही है। जिस प्रकार की यहाँ पर कॉल्स में बाइंग है, 1900 पे कंसंट्रेशन है पुट का, और जो फ्यूचर्स की बाइंग है, आपका व्यू इस वक्त 1920 पे फ्यूचर्स पे, 1907 पे हेवल्स के स्पॉट पे, और इस 1920 की कॉल पे 4650 पे ट्रेड कर रही है। आपका व्यू, स्पेशली ये आई थिंक मेरी रीडिंग के अनुसार रख रहा हूँ मैं, आपका व्यू क्या है? जी वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि हेवल्स में आज 1900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ऑप्शन चेन ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है। अगर क्लोज भी करता है 1910 1915 के ऊपर, डेफिनेटली स्टॉक में 1940 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सो यहाँ पे 1920 कॉल ऑप्शन जो करीबन अभी 47 के पास चल रहा है, इसी लेवल पे एक बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पे। और स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन में लगाना है 35 का, और पहला लक्ष्य रहेगा 62, दूसरा टारगेट यहाँ पे आपका 75 रहेगा। स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, सो 1920 कॉल में डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉक को होल्ड भी कर सकते हैं हायर टारगेट्स के। ओके, बढ़िया सा एक ट्रेड मिल गया आपको। 1920 का हैवेल्स का कॉल खरीदा जा सकता है। चलिए वीरू, ऐसी कुछ और स्टॉक्स भी आपके लिए ढूंढ के लाएंगे, बढ़िया बढ़िया आइडियाज शो के दौरान। लेकिन पहले अब आज का कॉर्पोरेट स्कैन। और जैसे अपफ्रंट शो में बात हुई थी कि आज हम जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेंट से चर्चा करने वाले हैं, और इस कंपनी के जॉइंट एमडी जितेंद्र कुमार अग्रवाल साहब जुड़ते हुए। जितेंद्र जी, बहुत दिनों से मन था आपसे बातचीत करने का, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गुड आफ्टरनून आपको। गुड आफ्टरनून। मन इसलिए था कि गजब करी हुई है कंपनी, मतलब ऑर्डर आना बंद ही नहीं हो रहे हैं। पिछले लास्ट अपडेट था 4,470 करोड़ रुपए का ऑर्डर एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिला। इनफैक्ट पिछले कुछ ही हफ्तों में 3 मेजर ऑर्डर्स कुल मिलाकर 11,000 करोड़ रुपए के आसपास के, और इस कंपनी की कुल ऑर्डर बुक उसके बाद आ गई थी 32,500 करोड़ रुपए, जो कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज में मेंशन करा हुआ था। ये जो 32,500 करोड़ रुपए की अग्रवाल साहब ऑर्डर बुक है, इसका एग्जीक्यूशन पीरियड अंदाजन क्या होगा? देखिए, तुमको इस कंपनी को ना थोड़ा सा ढंग से समझना चाहिए, हाँ। ताकि सबको क्लैरिटी रहे। हाँ। ये जो 32,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, इसको आप 4 भागों में बांटिए। इस 32,500 में से 2,500 करोड़ की ऑर्डर बुक तो लगभग वो सप्लाई ऑर्डर्स की है, जो हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, जो बिजनेस हम पिछले 15-20 साल से करेंगे, सप्लाई का बिजनेस, मतलब मीटर सप्लाई करने करोड़ की ऑर्डर बुक जो है वो AMISP का एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आपने बोला, तो वो 30,000 की जो ऑर्डर बुक है उसको आपको 3 भागों में बांटना होगा। लगभग 50% उसमें सप्लाई और इंस्टॉलेशन है, जो कि अगले 3 से 4 साल में कंप्लीट होगा। उसके बाद उसका O&M सर्विसेज है लगभग 25% का, जो 6 से 8 साल या लगभग 10 साल तक भी चल सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। और 25% प्लेटफॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि हमने जो एक प्लेटफॉर्म GIC के साथ क्रिएट किया है टू फंड ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, 25% रेवेन्यू उसमें जाएगा। तो इस 30,000 करोड़ को आपको 3 भागों में इस तरीके से बांटना होगा। हाँ, तो जब आपने GIC सिंगापुर से पार्टनरशिप वाली बात छेड़ी दी है, तो वो था कुछ, वो पार्टनरशिप मेरे ख्याल से थी एक प्लेटफॉर्म स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए एस्टैब्लिश करने का।
मतलब आप दोनों ने मिलकर कुछ कैपिटल इन्फ्यूज करा था उसमें, और जो ऑर्डर्स आ रहे थे उसके लिए आप लोग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे थे, ये मामला क्या था जीआईसी के साथ? तो जीआईसी के साथ जैसा आपने सही समझा कि हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसमें पूरा पैसा 26% जीनस ने डाला, 74% जीआईसी ने डाला, और वो प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ। जो जितना भी ये AMISP का ऑर्डर जीनस को मिल रहा है वो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म पे जाता है, और इन टर्न उसका पूरा EPC का कॉन्ट्रैक्ट लगभग 75% वैल्यू वो जीनस पावर के पास, जो लिस्टेड कंपनी है, उसके पास आ जाता है। जैसा मैंने पहले भी बोला था, जो 30,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, इसलिए मैंने उसको तीन भागों में बांटा कि 50% है सप्लाई इंस्टॉलेशन जो अगले 3 से 4 साल में होगी, 25% है O&M जो अगले 8 से 10 साल में होगी, और 25% प्लेटफॉर्म में रह जाएगा। तो दिस इज हाउ इट इज। अच्छा जितेंद्र जी, मैं ये बताऊँ, अभी आप लोग कितनी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं, कितनी स्टेट गवर्नमेंट्स को आपकी सप्लाई है, कितनों से अभी और बात चल रही है? मेरा अल्टीमेटली प्रश्न ये है, कितने आपकी स्टेट्स आपके आई थिंक क्लाइंट्स में हैं? और एक और चीज़, बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ये जो आपका सप्लाई ऑर्डर है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50% कंट्रीब्यूट करता है, इसमें कितना और इजाफा हो सकता है? मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। देखिए, व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिसिटी मीटर की जब आप बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मार्केट शेयर हमारा है। लगभग 7.5 से 8 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक मीटर हमारे इस देश में चल रहे हैं। तो ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जिसके साथ हम काम नहीं करते, पहली चीज। दूसरी चीज, RDSS के तहत जितनी भी स्टेट्स ने, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो भी RDSS की स्कीम्स में लाए हैं, लगभग हम सभी के साथ काम कर रहे हैं, वेदर इट इज यूपी, उत्तरांचल, असम, बिहार, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, यू नेम इट, हम उनके साथ ये काम कर रहे हैं। तो वी आर वर्किंग ऑलमोस्ट विद एवरी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन द कंट्री। जो ये ऑर्डर बुक अभी इस साल तो और कोई भी बड़े टेंडर्स आ भी नहीं रहे, काफी कुछ टेंडरिंग हो चुकी है, और हम सिर्फ दो टेंडर्स में भी L1 है, एक पंजाब में और एक हिमाचल में। उसमें हमें उम्मीद है अगले 3 से 4 महीने में हमको ऑर्डर मिलना चाहिए। उसके अलावा भी ऑर्डर में मैं कोई और इजाफा इस फाइनेंशियल ईयर में होता हुआ नहीं देगा। ओके, अच्छा एक बात को लेकर मैं आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे सके, ये जो आपने अपनी बोरोइंग लिमिट्स थी वो क्या 3,000 से 5,000 करोड़ रुपए की थी, वो अप्रूवल मिल चुका है? और एग्जैक्टली इस लिमिट को बढ़ाने का कारण क्या था? देखिए, लिमिट को तो बढ़ाने का कारण था कि अगर हमें भविष्य में जरूरत हो, वैसे मैं आपको बता दूं कि जीनस एक नेट डेट जीरो कंपनी है, और वो ही हम लोगों का हमेशा से एक उद्देश्य रहा है। इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया कि हम बहुत क्लियर कि हम बहुत डेट लेके काम नहीं करना चाहते एज ए कंपनी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे हमारे जितने भी मूव्स हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, हम हमेशा उस चीज का पूरा ध्यान रखते हैं कि हमको हमारी जो नेट डेट जीरो की पॉलिसी है हम उसको मेंटेन करके चलें। वो बेसिकली बोरोइंग लिमिट बढ़ाना मतलब इनेबलिंग रेजोल्यूशन टाइप हो गया। हाँ जी। अच्छा, FY24 के रेवेन्यूज थे 1200 करोड़ के, इस समय ऑर्डर बुक 32,000 करोड़ प्लस की हो गई। अगर वो विजिबिलिटी की बात करूं तो 27 टाइम्स नजर आएगा। ये बताओ अग्रवाल साहब, आप ये यूटिलाइजेशन लेवल्स आपके प्लांट के कहां खड़े हुए हैं, और कुछ एडिशनल केपेक्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी इस तरह की ऑर्डर बुक, स्वेलिंग ऑर्डर बुक को एड्रेस करने के लिए? और मेजर कैपेक्स की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम 70-80 लाख मीटर तो पहले भी हर साल बनाते ही आए हैं। अभी करेंटली हमारी कैपेसिटी कंफर्टेबली 1 करोड़ से ऊपर की है पर ईयर, और जो हम थोड़ा सा कैपेक्स कर रहे हैं अभी 80-90 करोड़ रुपए का, जिससे फर्दर एनहेंस हो जाएगी, विच इज नॉट मेजर। तो मेजर कैपेक्स हमारा कोई प्लान में नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्डर बुक बहुत ही स्टैगर्ड है, इसलिए मैंने शुरू में भी सबको अच्छे से समझाने की कोशिश करी कि किसको ये कंफ्यूजन नहीं हो कि 32,500 करोड़ का ऑर्डर बुक है, ये 2 साल में कंप्लीट होना है या 3 साल में। इसमें अच्छा खासा स्टैगरिंग टाइम है। डेफिनेटली ग्रोथ जैसे 1200 करोड़ इस लास्ट ईयर किया, तो इस साल हम ऑलरेडी 2500 करोड़ की बात कर ही रहे हैं। तो ग्रोथ तो ईयर ऑन ईयर अब बहुत अच्छी आएगी कंपनी में, इसमें अच्छा, जीनस पावर के मार्जिन्स बीच में थोड़ा सा डेंट आया था, रिकवरी मोड पे वापस है, वापस बढ़िया डबल डिजिट के मार्जिन्स क्लॉक कर रहे हैं आप लोग। तो इस समय एक ही चैलेंज होगा मेरे ख्याल से, रॉ मटेरियल की कीमतें हैं। क्या ये जो ऑर्डर्स आप बैक करते हो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से या तमाम कंपनी से, एडवांस मीटरिंग सॉल्यूशंस के, इसमें पास ऑन का क्लॉज एम्बेडेड होता है क्या, और मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी आपको कैसी नजर आती है? देखिए, पास ऑन का क्लॉज नहीं होता, दे आर ऑल फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कोई पास ऑन का क्लॉज नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज हमारा क्या है कि अगर आप बिजनेस देखें, इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स भी
जब हमारा रेवेन्यू आधा रह गया था, तब भी हमारे मार्जिन बहुत ज्यादा इसलिए हिट नहीं हुए थे कि हमारा रॉ मटेरियल हैज ए इम्पैक्ट, बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट कि रॉ मटेरियल के फिक्स प्राइस, इसलिए हमारे बिजनेस में कभी भी फिक्स टर्म्स नहीं होते। मार्जिन का जो हमने आपको बताया कि डिप थोड़ा सा इसलिए भी था कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा था। जो AMISP के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें यदि आपको सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है तो लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यदि आप मैन पावर कॉस्ट भी देखेंगे तो सिग्निफिकेंटली बढ़ी है कंपनी की पिछले 1 साल में, और आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट गोज इनिशियली। कोई भी प्रोजेक्ट आप लेते हैं उससे पहले उसकी डिजाइनिंग, प्लानिंग, फिर उसको एग्जीक्यूशन के स्टार्ट करने में समय लगता है। तो आपकी एक इनिशियल कॉस्टिंग बहुत मेजर होती है, उसके बाद वो टेपर डाउन होके स्टैंडर्डाइज हो जाती है। तो आप देखेंगे मार्जिन जो हमने अब करने शुरू कर दिए वो हम कंफर्टेबली मेंटेन करेंगे। ओके, अच्छा जितेंद्र जी, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आपके अनुसार जो आपने आकलन किया, कौन कौन सी स्टेट्स सबसे ज़्यादा एडवांस मीटर्स लगा चुकी हैं? मैं जस्ट एक जनरल प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। और अभी कितनी जो ये ना, एडवांस मीटर्स लग चुके हैं और कितने कन्वेंशनल मीटर्स हैं? मतलब फ्यूचर में क्या दिख रहा है आपको, जो कन्वर्जन रेट है वो कितना तीव्र होगा और कितना अभी बाकी है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जब ये RDSS की स्कीम लॉन्च हुई थी, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन था कि 25 करोड़ मीटर्स जो है पूरे के पूरे स्मार्ट मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि ये स्कीम को लॉन्च हुए में भी 6-7 साल हो गए, बीच में कोविड भी आ गया था, काफी कुछ डिलेज हुए। तो मेरा ये मानना है कि 25 करोड़ कंज्यूमर का नंबर वैसे भी काफी कुछ बढ़ गया होगा, बट उसके एग्जैक्ट नंबर्स के बारे में अभी हम बात नहीं कर सकते। उस 25 करोड़ में से लगभग 12 करोड़ के ऑर्डर्स स्मार्ट मीटर्स के गवर्नमेंट रिलीज कर चुकी है, 3-4 करोड़ के टेंडर्स इन पाइपलाइन है। तो मैं ये मान के चलता हूँ बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर लगभग 15 से 16 करोड़ स्मार्ट मीटर्स के ऑर्डरिंग हो चुकी होगी। स्मार्ट मीटर्स की ये जर्नी को शुरू हुए 4-5 साल हो गए। सबसे आगे इस वक्त बिहार स्टेट इसमें लीड कर रहा है, जिसमें मोर देन 50 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके। उसके बाद मैं बोलूंगा यूपी है, असम है, इनमें लगभग 25-30 लाख स्मार्ट मीटर्स लग चुके। और थोड़े थोड़े स्मार्ट मीटर्स तो कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है पूरी कंट्री में जिसमें नहीं लगे हो, क्योंकि ओरिजिनली तो स्मार्ट मीटर्स की जर्नी 2011-12 में शुरू हो गई थी, जब पायलट प्रोजेक्ट्स हर स्टेट में शुरू हुए थे। तो बहुत ही वेल प्लान्ड स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्योंकि बहुत ही बड़ा ये चेंज आ रहा है कि आपका हर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मीटर से स्मार्ट हो रहा है। तो इसको बहुत बढ़िया से गवर्नमेंट ने प्लान किया है, पूरा समय दिया है। अब ये आज की डेट में यदि आप मुझसे पूछो तो लगभग 1.25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स कंट्री के अंदर लग चुके हैं, और मुझे लगता है कि अगले 3 साल के अंदर ये नंबर कम से कम 15 करोड़ मीटर का तो हो गई, कम से कम, इफ नॉट मोर। अच्छा, ओके जितेंद्र जी, आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा। भोपाल में कोई प्लांट है क्या आपका? भोपाल में प्लांट है क्या आपका? गुवाहाटी, हरिद्वार और जयपुर। ये मजे ले रहे हैं। मैं भोपाल का हूँ, ये हरिद्वार के हैं भाई साहब। और आपको क्या लगता है आवाज रिसर्च तैयार होकर नहीं आती क्या? दिखा, वीरू का दिल खुश करने के लिए दिखा दो हरिद्वार का प्लांट डायरेक्टर साहब। वीरू, ये लीजिए, हरिद्वार प्लांट की इमेज तक मेरे पास है। यस, वैसे भोपाल आइए तो क्या है, एकदम हार्ट ऑफ इंडिया में हो गया। आप चारों तरफ आप सप्लाई कर पाओगे इजीली। हरिद्वार कहाँ हो आप? मैन्युफैक्चरिंग बेस हमारा सबसे बड़ा पावन। अच्छा, एक चीज वाकई अच्छा है। और अच्छा, ये जानते हैं, ये हमारे मित्र आशीष जी है ना, ये आश्वस्त नहीं रहते हैं कि हरिद्वार का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया। मेरे ख्याल से जब जितेंद्र जी आते होंगे, बगल में रेडिसन में रहते होंगे, तो कोई दुविधा नहीं है भाई साहब। और ये जबरदस्ती होटल का नाम गिना रहे हैं। अग्रवाल साहब बोल रहे हैं पता नहीं कहां फंसा दिया दोनों के बीच में। अच्छा अग्रवाल साहब, जाते जाते एक सवाल, ये जो 32,000 करोड़ प्लस की ऑर्डर बुक की आप बात कर रहे हो, ये पूरा डोमेस्टिक, क्योंकि लास्ट अपडेट में पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ सप्लाई अप्लाई करा था आपने, तो इस 32,000 करोड़ प्लस की ऑर्डर बुक में कितना एक्सपोर्ट का कंपोनेंट है और कैसे आप एक्सपोर्ट मार्केट को पैन आउट होता हुआ देख रहे हो? हिंदुस्तान का एडवांस मीटरिंग तो खैर गजब चल रहा है, स्मार्ट मीटर्स वगैरह सब बढ़िया है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितना है? देखिए, एक्सपोर्ट पोटेंशियल पूरे हम लोगों का हमेशा से फोकस डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ा रहा है, हमेशा से लार्जेस्ट प्लेयर रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर। एक्सपोर्ट की जर्नी भी हमने आज से 6-7 साल पहले शुरू करी थी। थोड़ा सा कोविड की वजह से हमें धक्का लगा। कोविड से 1 साल पहले, कोविड वाले ईयर में हमने लगभग 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था। हमारा बहुत अच्छा एक्सपोर्ट का भी एक लगभग 10% ऑफ द रेवेन्यू तब आ गया था। लास्ट ईयर अगेन हमारा एक्सपोर्ट वापस पिकअप किया है। करंट नंबर्स को देखते हैं तो सबको लगता है कि बहुत छोटा है, बट लास्ट ईयर भी हमने 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है।
इस साल भी हम कुछ एक्सपोर्ट के ऊपर, क्या इट्स ए लॉन्ग टर्म गेस्टेशन, हम लोग कई कंट्रीज में बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। जो आपने ऑस्ट्रेलिया का बोला, वहां पे हमने भी वाटर मीटर का एक्सपोर्ट किया, क्योंकि अभी तक हमको इलेक्ट्रिसिटी मीटर और पिछले 3-4 साल से गैस मीटर में हमने बड़े रूप में काम शुरू किया है, वो भी डोमेस्टिक में ज्यादा फोकस किया। वाटर मीटर की अपॉर्चुनिटी हमारे को अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स से ज्यादा आई, तो हमने उसके ऊपर पिछले 2-3 साल, क्योंकि ये देखिए सब टेक्निकल प्रोडक्ट है, जिनमें बहुत सारा डेवलपमेंट करना पड़ता है बिफोर यू लॉन्च द प्रोडक्ट एंड इट गोज इन द मार्केट। इसमें बहुत लॉन्ग गेस्टेशन है, 5 से 7 साल लगते हैं, पर मेरे को पूरी उम्मीद है अगले 4-5 साल में जीनस का एक्सपोर्ट प्लस वाटर मीटर का मार्केट भी बहुत अच्छा होने वाला है। यू विल सी लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। ओके अग्रवाल साहब, बहुत डिटेल में सब कुछ समझाने के लिए, बहुत आसान शब्दों में सब कुछ समझाने के लिए धन्यवाद। होपिंग इंटरव्यू ठीक ठाक रहा है ना सर? ये आपको बेहतर पता होगा। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था, हाँ बोलते तो बोलता, आते रहा करिए भाई, आप हमारी टीम बता रही थी आप आते नहीं हैं। नहीं, मैं बीच में काफी बिजी था, बट मैं अब मना नहीं करूंगा। चलिए बढ़िया, थैंक यू सो मच। मयूरेश, ये स्टॉक ट्रैक करा है क्या? मेरे ख्याल से मार्च में इसने, मार्च से अब तक डायरेक्ट से 1 साल का चार्ट खोलिएगा, अभी ऊपरी स्तर से ठंडा पड़ने के बावजूद मार्च महीने से अब तक डबल हो चुका है ये काउंटर। इस तरह के मूव्स बने थे जीनस पावर में। खैर, जिस तरह की ऑर्डर एक्रीशन हो रहा है जस्टिफाई भी करता है, पर अब इन लेवल्स पे कैसा पोजीशन है? नहीं, टेलविड्स तो काफी है आशीष जी, और जैसे मैनेजमेंट भी दर्शा रहे थे कि अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस साइज स्मार्ट मीटरिंग को लेके काफी कुछ है, और गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी वेरी अर्नेस्टली टुवर्ड्स दिस साइड ऑफ द बिजनेस एज वेल। इसलिए ऑर्डर्स आते जाएंगे, इनका एग्जीक्यूशन होते रहेगा। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैनेजमेंट ने आपके सिस्टर चैनल को भी कल इंटरव्यू दिया था, जहां पे इन्होंने कहा था कि रेवेन्यू शायद डबल हो जाएंगे नेक्स्ट 3 to 4 years with consistent EBITDA margins at 15-16%. तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ है बिकॉज ऑफ द शेयर ऑर्डर बुक एट हैंड और जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उसके वजह से हासिल हो सकती है। ऑब्वियसली आई थिंक प्राइस मूव काफी रहा है। मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक था ये स्टॉक पे, आई थिंक ऑलमोस्ट a year and a half 2 years बैक। और एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में अभी भी मैं होल्ड करता हूँ, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से मेरे लिए आई थिंक डिक्लाइंस इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी। बट टेलविंड्स काफी जबरदस्त है पूरे सेक्टर की, और जीनस पावर इन पर्टिकुलर। अरे वाह, मयूरेश का एक पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो तो बहुत गजब कर रहा है इस समय। खैर, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इन लेवल्स पे नहीं, गिरावट आएगी तब देखा जाएगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हो सकती है, कंपनी को लेकर कोई दिक्कत नहीं। जब मयूरेश खुद कह रहे हैं अपने कोर पोर्टफोलियो में होल्ड, अपने खुद के पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं। अमित सेठ साहब कोलकाता से मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर भी पैनल में शिरकत करते हुए जुड़ते हुए। अमित जी गुड आफ्टरनून। अमित जी, कोई बढ़िया सा ट्रेड आइडिया के साथ शुरुआत करी जाए क्या? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, इस समय का जो ट्रेड पसंद आ रहा है दैट इज ब्रिटानिया। ब्रिटानिया इज ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। ब्रिटानिया का अगर हम देखें तो आज के सत्र में थोड़ी सी यहाँ पे लोअर शैडो भी अच्छे नीचे के भाव से रिकवरी मिली है। इट्स ऑलमोस्ट नेकलाइन है इसका ब्रेकआउट का, तो इससे अटेम्प्ट किया जा सकता है। 5921 का इसका प्राइस है, इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 5860 एंड टारगेट्स ऑफ 6020। ओके, ब्रिटानिया मेरे ख्याल से इससे पहले भी किसी ने मेंशन करा हुआ है। आज सुबह का था कि अभी दोपहर का था? मेरे ख्याल से सुबह का था ब्रिटानिया। हाँ, तो लो लेवल से बढ़िया रिकवरी भी आई है, और अब यहाँ पे सेठ साहब को ब्रिटानिया पसंद आ रहा है। अच्छा मानस, मदरसन संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल का चार्ट रेडी रखिएगा, मैं आता हूँ आपके पास। दरअसल एक नेटवर्क एक्सक्लूसिव है, कहा जा रहा है इसका QIP जल्द आने की तैयारी है, और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सुदर्शन जुड़ते हुए हैं। CNBC TV 18 के सहयोगी हैं। उम्मीद ये कर रहा हूँ कि ये हिंदी में बात करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सुदर्शन, कैन यू टॉक इन हिंदी? Obviously. Please let us know what's going on. So, ये फंड रेजिंग का सीजन है। इसी संदर्भ में सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि ऑटो एंसिलरी कंपनी संवर्धना मदरसन जल्द ही अपना QIP ला सकती है, और QIP के जरिए $1 बिलियन और कहें 8,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा तक का QIP वो लॉन्च कर सकती है। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि कंपनी ने QIP के लिए बैंकर्स ऑलरेडी अपॉइंट कर रखा है, और डील रोड शो बहुत जल्दी ही कंपनी लाने वाली है। जहाँ तक QIP प्रोसीड्स की बात है, बेसिकली QIP से जो पैसा उनको मिलेगा वो कहाँ यूज़ करें, तो
कंपनी कोई नई कंपनी एक्वायर कर सकती है या अपना ऋण कम करने के लिए वो प्रोसीड्स यूज कर सकती है। बता दें Q1 रिजल्ट्स के बाद कंपनी ने हमारे इंटरव्यू में बताया था कि वो नई कंपनी एक्वायर करने के लिए देख रही है और डेट पे कंपनी ने बोला था कि जो डेट अभी 1.5 टाइम्स एबिटा है, उनका लक्ष्य है कि उसको 1 टाइम करने का। जून 2024 तक टोटल ग्रॉस ऋण जो कि कंपनी का 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा था और वो 16% इंक्रीज हुआ था मार्च के लेवल से, और नेट डेट ऑलमोस्ट 13,500 करोड़ रुपए था जो कि इंक्रीज हुआ था 29% से। और हमारे स्टोरी पे कंपनी ने रिप्लाई किया, उन्होंने बताया है कि वो अभी कोई डील रोड शो नहीं कर रहे हैं। वाह, $1 बिलियन मोबिलाइज करने की योजना। सुदर्शन, थैंक यू सो मच। मानस, चार्ट्स पे कैसा प्लेस ये काउंटर भाई? देखिए, चार्ट्स पे करीब 5-6 दिनों का करेक्शन हो चुका है। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है। मेरे ख्याल से एक छोटे से पुल बैक के लिए लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है। करंट लेवल्स पे 192 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। जो रिसेंट हाई मेरे ख्याल से वो 200 रुपए के आसपास था, उसी को टारगेट बना के चलिए। ये ट्रेडिंग का व्यू है। अगर आप इन्वेस्टर हैं और अगर आप 3 से 6 महीने तक स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये 204-205 रुपए के ऊपर निकला तब तो आपको एक बड़ी रैली जिसमें आपको शायद 245 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी बढ़िया पिक है। बने रहिए 179 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, यह है संवर्धन मदरसन। खरीदारी करने का कॉल, बढ़िया फंड रेजिंग की हो रही है जल्द तैयारी, ऐसा नेटवर्क का एक्सक्लूसिव अपडेट। अच्छा, 4 का चौका का टीजर देता हूं, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक पे चलेंगे। 4 का चौका में सबसे पहले रखिए स्क्रीन पे सोनी जी को। सोनी पटनायक से जानेंगे। सोनी मैम, एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन आइडिया आप ढूंढ के रखना। FNO सुपरस्टार के लिए रचना जी के पास चलेंगे, भोपाल। और चार्ट का चमत्कार सावंत साहब से लेंगे। सावंत साहब, एक चार्ट का चमत्कार मतलब बेसिकली चार्ट पे कोई बढ़िया सा आइडिया। और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश रेड्डी हैं, एक और बढ़िया सा पिक उनके सौजन्य से आने वाला है। जब तक ये लोग अपने अपने स्टॉक्स ढूंढें, आइडेंटिफाई करें, तब तक एक और इंटरेस्टिंग, अपन ने संवर्धन मदरसन की बात करी थी, दूसरा है रेमंड। रेमंड का जरा स्टॉक दिखाइएगा। आज बहुत बढ़िया 6% के आसपास का मूव, एक समय 8% की तेजी थी। दरअसल कारोबार के डीमर्जर के बाद बनी नई कंपनी जो है रेमंड लाइफस्टाइल, उसकी जल्द लिस्टिंग होने की तैयारी हो रही है। तो ये जो कारोबार लिस्ट होने जा रहा है, कब होगा, क्या होने वाला है, ये सारी डिटेल के साथ यतिन स्टूडियोज में मौजूद। यतिन, क्या ये कब होने वाला है? पहले तो लिस्ट आने वाला डेट है ना? लिस्ट होने वाला है परसों। ओके। टेंटेटिवली जो एक्सचेंज का अप्रूवल आया है वो आया 5 सितंबर का। और रेमंड लाइफस्टाइल वो बिजनेस है जो पहले रेमंड का कोर हुआ करता था, जो फैब्रिक बिजनेस है, जो वो जब अपन सूट बनवाते थे, बनाते हैं आप, जो शर्टिंग बिजनेस है, वो सारा का सारा बिजनेस जो है वो अब रेमंड लाइफस्टाइल में चला गया है। और जो अभी आप जो 6% स्टॉक ऊपर देख रहे हैं वो ज़्यादातर रियल एस्टेट बिजनेस है। तो जो कोर बिजनेस है जो रेमंड लाइफस्टाइल का है वो 5 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेमंड जो है अभी जो लाइफस्टाइल बिजनेस जो आपका लिस्ट होने वाला है उसके अंदर पार्क एवेन्यू, रेमंड, पार्क्स, एथनिक्स बाय रेमंड और कलर प्लस जैसे ब्रांड्स को हाउस करेगी ये कंपनी। अगर हम बिजनेस की बात करें तो कंपनी का फोकस रहा है कि वेडिंग सीजन और जो शादियां होती हैं, भारत में लगभग 50 लाख से ज़्यादा शादियां होती हैं हर साल, उस बिजनेस सेगमेंट पे फोकस किया जाए और आगे जाके जो बांग्लादेश और चाइना की जो अपॉर्चुनिटीज़ है टेक्सटाइल सेक्टर में उसको कैसे कैपिटलाइज किया जाए। कंपनी ने येस्टरडे एक एनालिस्ट मीट रखी थी और जो कमेंट्री है उसके अंदर कोर कैटेगरी है जो कैश काउ है वो है ऑब्वियसली ब्रांडेड क्लोथिंग बिजनेस जो रेमंड के सूट वगैरह आप देखते हैं। लेकिन जो न्यू कैटेगरीज है, एथनिक वेयर, इनर वेयर, स्लीप वेयर, इंटरनेशनल रिटेल, यहाँ कंपनी जो है एक नई कैटेगरी बनाने वाली है जहाँ से ग्रोथ आएगी। गाइडेंस जहाँ तक की सवाल है, कंपनी 600 से 700 करोड़ के फ्री कैश फ्लो का गाइडेंस दे रहा है हर साल। और अगर हम बात करें 12 से 15 का सेल्स ग्रोथ ये करने वाली है कंपनी और डबल एबिटा एक्सपेक्ट कर रहे हो FY 28 तक। और अगर हम बात करें लिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की तो बहुत सारे ब्रोकरेज की बहुत सारी कमेंट्री है, लेकिन जो मैनेजमेंट कहता है वो ये है कि आगे जाके फ्री कैश फ्लो बहुत ज़्यादा होने वाला है और स्टोर एडिशन भी इतना ही एग्रेसिव होगा। तो रेमंड लाइफस्टाइल जिस धंधे से अपन रेमंड को जानते थे वो अब परसों लिस्ट होगा। अभी जो है वो बेसिकली सारा रियल एस्टेट,
प्लस वो टूल वूल वाला जो धंधा, बिल्कुल इंजीनियरिंग वाला धंधा, ओके, तो वो मेरे ख्याल से फिर ये तो सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया इनके लिए, इसलिए वो चल रहा है। बिल्कुल, लाइफस्टाइल का धंधा भी है ही नहीं, लिस्ट होगा। क्या कह रही है ब्रोकरेज जो आप बात छेड़ी? तो देखिए 3-4 ब्रोकरेजेस है। मोतीलाल ओसवाल को तो लगता है कि 550-600 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर सकती है FY26 लाइफस्टाइल बिजनेस। और जो लिस्ट होने वाला है वो सिस्टमैटिक्स को लगता है कि यहाँ से अगर हम 10 टाइम्स EV EBITDA दे दे ब्रॉडली सब बिजनेसेस को ऑन एन एवरेज, तो 2300 रुपये की बेस वैल्यू बनती है। लेकिन आज जो रिपोर्ट आई है बड़ी, वो है वेंचुरा की, जहाँ रेमंड लाइफस्टाइल पे उन्होंने 30,000 करोड़ मार्केट कैप का एक्सपेक्टेशन रखा है। लगभग 4,927 रुपये का बेस केस जो उनका नॉर्मल वैल्यूएशन है वो बैठ रहा है। क्योंकि अगर हम लिस्टेड एंटिटीज़ की बात करें तो वेदांत फैशन, जो मान्यवर के नाम से जाना जाता है, उसकी बहुत बड़ी मार्केट कैप हो चुकी है और उसके सामने रेमंड एक बहुत बड़ा प्लेयर है, जिससे उनको लगता है कि यहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और ये जो इंडियन वेडिंग और सेरेमोनियल प्ले मार्केट है उस पे कंपनी फोकस करती है, और रेमंड को ये सिग्निफिकेंट री रेटिंग कैंडिडेट की तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जो वेडिंग मार्केट है और जो टेक्सटाइल मार्केट है, यहाँ एक ब्रांडेड प्योर प्ले बिजनेस आपको मिल रहा है, जहाँ जैसे कि मैंने पहले कहा, उनको एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,000 करोड़ तक आने वाले क्वार्टर्स में जा सकता है। 30,000 करोड़, और ये जो दूसरी लिस्टेड एंटिटी है 14,000 15,000 करोड़ रुपए की, तो कुल मिलाकर 45, तो वैल्यू अनलॉकिंग काफ़ी बड़ी वैल्यू एक्रेटिव रहने वाली है। बिल्कुल हो, तो रेमंड के स्टॉक पे पहले एक व्यू ले लिया जाए। जतिन, थैंक यू सो मच डिटेल में समझाने के लिए। अब 5 तारीख यानी कि परसों ये रेमंड लाइफस्टाइल लिस्ट होने आएगा शेयर बाजार में, तो उससे पहले जतिन ने सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी। रेमंड के चार्ट पे गेडिया साहब आप बताओ, कैसा मूड? बढ़िया अपमूव, वापस अपने मोमेंटम गैदर करने की कोशिश तो कर रहा है? देखिए, अगर जो रेमंड का डेली चार्ट में देखूं तो हमें लगता है कि एक वीक का कंसोलिडेशन हुआ था और आज वो कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। वीकली चार्ट्स पे इनसाइड बार पैटर्न बना है। हमें लगता है कि ये जो अपमूव स्टार्ट हुआ है वो अराउंड 2380 2400 तक चल सकता है। इसके लिए हमें लगता है कि जो ब्रेकआउट आया है उसमें अभी भी स्टीम लेफ्ट है। हमें लगता है कि आगे आने वाले दिनों में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है ऊपर की तरफ। ओके रेमंड्स, मीनवाइल जरा आप एक बार निफ्टी बैंक लिखे आइए और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लिखे आइए। थैंक्स टू आई थिंक एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो जो रिक्वायर्ड आई थिंक, और इनफैक्ट HDFC बैंक, वो जो स्विंग आता है ना क्लोजिंग के वक्त, ये देखिए 23,792 इस वक्त डे हाई पर है, और बैंक निफ्टी 51,522 डे हाई पर है। ये तय था, 529 आ गया, और ये देखिए कहते हैं एक्सपायरी स्विंग। खैर एक काम करते हैं, इस पर आएंगे, बट पहले एक 4 ट्रेड्स पिक कर लेते हैं यहाँ पे 4 का चौका में। और पहला ट्रेड सोनी पटनायक जी के सौजन्य से आएगा सस्ता ऑप्शन, फिर सुपरस्टार रचना जी के सौजन्य से आएगा 4 के चमत्कार प्रशांत जी, और मिड कैप फंडा मयूरेश जोशी जी सौजन्य से। सोनी जी क्या पिक कर रही हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में LIC हाउसिंग फाइनेंस 720 कॉल ऑप्शन 11 रुपए 50 रुपए इसी लेवल पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे 6 रुपए का रहेगा। पहला लक्ष्य है 18 रुपए का, दूसरा लक्ष्य यहाँ पे 24 रुपए का रहेगा। मुझे लगता है कि एक 20 EMA हर्डल के ऊपर अच्छा सस्टेन कर रहा है और वो ऑप्शन चेन ब्रेकआउट अप्रोच कर रहा है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एक मूव टुवर्ड 720 730 पे दिखाई दे सकता है। सो यहाँ पे 720 की कॉल ऑप्शन आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं 18 और 24 रुपए के टारगेट्स के लिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक सारे सेक्टर रडार पे आने वाला है, क्योंकि बजाज हाउसिंग का IPO भी खुलने वाला है, इसीलिए इस पूरी पॉकेट में आप सुबुगाहट देख रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस के 720 के कॉल को बाय किया जा सकता है 18 और 24 तक के लक्ष्यों के लिए। FNO सुपरस्टार के लिए रचना जी के पास चला गया है। रचना जी, कौन सा स्टॉक? जी, एट दिस पॉइंट इन टाइम सारे के सारे फाइनेंशियल नेम्स में मूवमेंट आ रही है, जिसकी वजह से फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में राइज आ रहा है, तो मैंने उसी सेक्टर में से चुना है। माय काउंटर इज ICICI Pru 763 के करीब है फ्यूचर्स। उसको अगर लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 758, तो 5 रुपीज के SL के साथ अगर इसको लॉन्ग करा जाए तो पहला टारगेट होना चाहिए 770 एंड देन 775। ओके, ये ट्रेड हो गया ICICI Pru। अब चलते हैं प्रशांत जी के पास, आपका चमत्कार पिक करने के लिए। प्रशांत जी क्या पिक कर रहे हैं आप?
गुरु जी मुझे यहाँ पे अल्केम लैब्स लग रहा है कि एक अच्छी ओपनिंग के लिए तैयार है, करीबन 6110 6120 के बीच ट्रेड कर रहा है। यहाँ मैं 1% से थोड़ी कम रिस्क लूंगा, 6070 स्पॉट मेरा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से मेरा टारगेट होगा 6275 से लेकर 6300 6300। 6275 से 6300 तक के टारगेट्स के लिए अल्केम लैब्स है चार्ट का चमत्कार। और चलिए मिड कैप फंड आज का मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी कौन सा स्टॉक? आशीष जी आपके रास्ते पे लगता है ये स्टॉक नेस्को ऑन द वे बैक होम एंड कमिंग टू वर्क ना 4-5 साल से रास्ता बदल चुका है। आप अपडेटेड ही नहीं हो, मतलब ही नहीं रखते आप मुझसे। आज गावा जी तो मेरा नहीं तो नेस्को में आई थिंक एक अच्छा विकल्प लग रहा है आशीष जी। हमें लगता है आई थिंक जो इनका बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर है और जो आईटी पार्क है, यहाँ पे जो स्कोप ऑफ डेवलपमेंट है, दे हार्डली यूटिलाइज 20% तो 80% यूज करने के लिए अभी भी जगह बची है। इन अ लैंड स्टार्व्ड एरिया लाइक बॉम्बे, आज इतनी बड़ी एरिया और यूटिलाइजेशन लेवल काफी कम कंपनीज के पास रहती है। अभी ये इस एरिया का क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट, मोर केपेक्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटीज और यूटिलाइजेशन लेवल कैसा बढ़ रहा है ये देखना चाहिए। बट कैश बैलेंस शीट पे लगभग 1500-1600 करोड़ का, विच मेक्स इट अ वेरी वेरी हेल्दी कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन प्लान्स। एट द सेम टाइम आई थिंक जो मार्जिन्स है कोर बिजनेस में, बोथ बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर एज वेल आईटी पार्क्स आर इंप्रूविंग एट अ स्टेडी पेस, काफी स्टेबल है। इनका जो इंट्राबेटर और फूड बिजनेस है, फूड बिजनेस में स्पेसिफिकली लो बेस पे एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली अलॉन्ग विद एक्सपेंशन इन मार्जिन्स। और इसलिए हमें लगता है जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है आज नेस्को के पास और जो वैल्यूएशंस पे भी ट्रेड करता है, ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। द मार्केट इज एट एन ऑल टाइम हाई लेवल एंड नेस्को इज हार्डली एट प्रीमियम वैल्यूएशंस एट दिस जंक्चर। तो हमें लगता है कि एक अच्छा विकल्प हो सकता है। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, रिसर्च नोट द्वारा क्लाइंट्स को दिया। ठीक है, तो क्विकली रैप अप कर देता हूं सारे स्टॉक। सस्ता ऑप्शन सोनी जी ने दिया है LIC हाउसिंग फाइनेंस के 720 का कॉल, 11 रुपए 45 पैसे पे स्क्रीन पे लेकर आया डायरेक्टर साहब, 12 रुपए 20 पैसे पे आ गया है। 18 से 24 के लक्ष्यों के लिए अप्रोच कर रहे हैं हम 6 के स्टॉप के साथ। रचना जी ने जो फाइनेंशियल्स में बढ़िया मूव आ रहा है उसके चलते ICICI प्रू के फ्यूचर्स को लॉन्ग करने के लिए कहा था। यह आज का हमारा FNO सुपरस्टार है। 758 का स्टॉप था, 775 के लक्ष्यों के लिए बढ़िया मूव्स है। प्रशांत जी ने अल्केम लैब्स चार्ट का चमत्कार में चुना है 6275 से 6300 तक के टारगेट्स के लिए, और जहां खड़ा है इन लेवल्स के आसपास रिकमेंडेड है। मिड कैप फंडा में मयूरेश जी ने चुना है नेस्को, मुंबई बेस्ड एक बढ़िया रियल एस्टेट कंपनी जो रडार पर रखी जा सकती है। लंबी अवधि या पोजिशनली अट्रैक्टिव प्ले हो सकता है। और वो जो 245 फैक्टर है फिन निफ्टी की एक्सपायरी के दिन ब्यूटीफुली वर्क करता हुआ, वीरू ने दिखाया था आपको फिन निफ्टी में क्या मूव्स आए। लाइए जरा ये देखिए 245 एग्जैक्टली वो फैक्टर प्ले है। बजाज फिनसर्व, एक बार इंट्राडे चार्ट फायर करिएगा। अपन ने आज जब ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखाए थे बजाज फिन्स दोनों लाल में थे, वो लाल से हरे में क्या मूव करा है पिछले कुछ मिनटों में बजाज फिनसर्व। श्रीराम फाइनेंस को खींच के लेकर आइए स्क्रीन पे, ऐसे ही उसमें भी आपको तगड़े अप मूव्स देखने को मिलेंगे। ये सब फिन निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं। लाइए श्रीराम फाइनेंस में दिखाएंगे क्या, 1% के आसपास का उछाल है, लाल से हरे में बढ़िया मूव्स बने। HDFC लाइफ, SBI लाइफ रखिए स्क्रीन पे, और साथ साथ रखिएगा दिग्गज ICICI बैंक। इनफैक्ट ICICI बैंक अब बढ़िया 1% के आसपास के उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। ये देखिए इस समय क्या मूव्स बन रहे हैं, और इसका इंपैक्ट ये है कि निफ्टी इन ग्रीन टाइप्स है, फ्लैट है। मयूरेश, अगर गेसवर्क करना होता तो आज 14वां दिन बनेगा क्या निफ्टी का इन ग्रीन क्लोज का या नहीं? क्या कहते हो आप? बिल्कुल बनेगा सर, हमारे स्विंग ट्रेडिंग टीम को बिल्कुल लगता है बन सकते हूं मैं 3:30 तक। चलिए मयूरेश कह रहे हैं 14th डे हुआ तो ये रिकॉर्ड रैली हो जाएगी ना, एक बैक टू बैक। अब तक ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ शायद ना, 95 के बाद फर्स्ट टाइम। हाँ 95 के बाद तो वो तो 90 to 93 में 13 वाला लास्ट था, करेक्ट, बैक टू बैक। अब 14 बन जाएगा, यस, शायद नया रिकॉर्ड बनने की तैयारी हो रही है। फिंगर्स क्रॉस्ड। इस नोट पर एक काम करा जाए, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस बाद जब लौट के आएंगे तो क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के CIO अनिरुद्ध सरकार साहब से बातचीत।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। ज़रा एक बार इंडेक्स पर नज़र डालिए और निफ्टी 25,300 पे ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। देखिए, डे हाई ट्रैजेक्टरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये ट्रेडेबल ट्रैजेक्टरी है। ये वो ट्रैजेक्टरी नहीं जो खुलते साथ लग गई है, ये ट्रेडेबल ट्रैजेक्टरी है। हम डे हाई पे हैं थैंक्स टू आई थिंक दैट एक्सपायरी फैक्टर। और निफ्टी बैंक भी डे हाई पर है। निफ्टी बैंक का ज़रा एक बार आप इंट्राडे हाई लेके आइए, ज़रा दिखाएंगे एक बार इंट्राडे हाई 51,603। हमारी ज़रा निफ्टी बैंक की रेजिस्टेंस प्लेट लेके आइएगा। आज सुबह आपको क्या मेंशन किया गया था? 51,605। तो वो एक स्विंग आया है अभी तक यहाँ पे। चलिए अब विषय को बदलते हैं, थोड़ा सा अब लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से बातचीत करते हैं। आपके पोर्टफोलियो में क्या है, क्या नहीं है और क्या होना चाहिए, क्या अच्छा लग रहा है इस वक्त, इन वैल्यूएशंस पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ अनिरुद्ध सरकार, CIO क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट्स एडवाइजर्स के मौजूद हैं। अनिरुद्ध जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और अभी सबसे बड़ा चर्चा का विषय जो बाज़ार में बना हुआ है वो ये है कि बैंकों का ये बिहेवियर बिल्कुल शांत, बिल्कुल अगर आप देखें ठंडे तरीके से पड़े हुए हैं। बीते 2 महीने की तेज़ी को कभी फार्मा कभी IT स्पॉन्सर करते हैं, बट बैंक्स बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। और एक ऐसे वक्त में जब NBFCs बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रही हैं, लुक एट B2, HFCs, गोल्ड फाइनेंस कंपनियाँ, ये कमी और थोड़ी खलती है। आपका व्यू बैंक्स पे क्या है इस वक्त? हाय आफ्टरनून। सो बेसिकली मैं बोलूँगा कि बैंक्स अभी एक ऐसे जोन में है जहाँ पे मैं बोलूँगा कि हो सकता है अनदर 4 से 6 महीने में मार्केट में वैसे का वैसे रहे। प्योर फैक्टर जो है कि जो हम देखेंगे लास्ट कुछ महीनों में जो बड़ा एक कंसर्न आया है विच इज द लेंडिंग डिपॉजिट रेशियो। RBI हैज बीन सेइंग कि बैंक्स को टिपिकली जो प्राइवेट बैंक्स है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, डिपॉजिट ग्रोथ इज नॉट मैचिंग द लेंडिंग ग्रोथ। तो बेसिकली जो होता है कि जो आपका जो लेंडिंग ग्रोथ होना चाहिए वो और डिपॉजिट ग्रोथ शुड गो इन हैंड। तो ये जो मिसमैच है उसके चलते मैं बोलूंगा आगे जाके जो होने वाला है, जो द लेंडिंग ग्रोथ वो उतना नहीं होगा जो पास्ट में था। दूसरा जो बड़ा चीज है, अगर आपको डिपॉजिट्स अट्रैक्ट करना है आपको डेफिनेटली जो FD रेट्स होते हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा। नाउ अभी जो एनवायरनमेंट है वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट है कि RBI माइट कट द रेट्स इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, बिकॉज अगर US फेड काटेगा रेट डेफिनेटली अपना RBI विल आल्सो बी इन लाइन। तो वो एक बड़ा इशू होगा जहां पे निम्स विल कम अंडर प्रेशर। एक साइड में आपको डिपॉजिट्स चाहिए, दूसरे साइड में आपको द रेट कट हो रहा है इन द इकोसिस्टम, एंड द तीसरा साइड है विच इज द लेंडिंग ग्रोथ उतना नहीं होगा। तो ये जो सारे कंसर्न्स है ये चलते मैं बोलूंगा बैंक्स में इसलिए लास्ट 4-6 महीने से थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। बट आज के दिन में जहां पे ये प्राइवेट बैंक है मैं बोलूंगा वैल्यूएशन कंफर्ट डेफिनेटली है। जो 1 साल 2 साल पहले जो मल्टीपल्स थे वहां से काफी करेक्ट हो चुके हैं, प्राइस करेक्शन टाइम करेक्शन सब कुछ हो चुका है। सो मैं बोलूंगा कि यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं लगता है, बट यस हो सकता है जहां पे है अगले 4-6 महीने वी माइट बी इन दैट स्मॉल जोन एज इट इज। बट आपने जो ये बात कही ना, आई मीन एक ऐसा टाइम फ्रेम जब RBI रेट काट रहा है बट आपको डिपॉजिट्स को बढ़ाने के लिए रेट्स हायर ही रखने पड़ेंगे। अल्टीमेटली वो दैट आई थिंक कॉस्ट ऑफ फंड वो जाएगा तो NBFCs की तरफ ही। तो ये NBFCs का उत्साह क्यों है अनिरुद्ध जी? NBFC का सो वन रीजन अगर मैं बोलूँ, ये जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है इनमें थोड़ा सा एक्शन रहा है बिकॉज ऑफ द बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो IPO आ रहा है। उसके चलते काफी सारे जो बजाज ग्रुप्स के कंपनीज है प्लस बाकी सारे जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, चाहे हम LIC हाउसिंग बोले या जितनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, उन सब में थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहा है लास्ट 1 हफ्ते 10 दिन में, प्योरली बिकॉज ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO। वहां पे जो वैल्यूएशन पे आ रहा है आई थिंक इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। और जो अगर आप देखें जहां पे जिस तरीके से इंटरेस्ट है इन द कंपनी, आई थिंक डेफिनेटली काफी ऊपर के वैल्यूएशन में उसका हो सकता है कि लिस्टिंग हो जाए। तो वो चलते मार्केट जो बाकी जो लिस्टेड पेयर्स है उनका जो प्राइस टू बुक है उसको वैल्यूएशन एडजस्ट कर रहा है, कंसिडरिंग किस वैल्यूएशन पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस आने वाला है एंड टू द एग्जिस्टिंग पेयर्स। तो उसके चलते आई वुड से इट्स प्योरली एन इम्पैक्ट ऑन दैट। ओके चलिए, तो आई थिंक उस IPO का शायद इम्पैक्ट है। अदर देन दैट शायद बाकी तो गोल्ड फाइनेंस कंपनियों का बढ़ने का कारण ये था गोल्ड प्राइसेस। अच्छा, एक और चीज़, अब हमारे सामने जो इवेंट लाइंड अप है अनिरुद्ध जी,
उसमें ये बाज़ार मान के चल रहा है कि सितंबर और दिसंबर के बीच में यूएस में रेट कट्स होंगे। क्या वो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन है? क्या बीते 2 महीने में निफ्टी आईटी के स्ट्रेच ने या फिर केमिकल्स के स्ट्रेच ने वो एग्जैक्टली प्राइस में फैक्टर इन कर लिया है, या फिर अभी वो आना बाकी है? और अगर है बाकी तो क्या चीज़ करना चाहिए इस वक्त? See, with regard to the US rate cut, मैं बोलूंगा ऑब्वियसली जो पहला लेग है और वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो गया है, बट मैं बोलूंगा जब एक्चुअल इवेंट आता है उसका जो इम्पैक्ट होता है वो और आगे जाके अगले 4-6 महीने में दिखेगा। सो मैं बोलूंगा कि इट्स नॉट दैट कंप्लीटली फैक्टर इन हो गया है विद द यूएस रेट कट, बिकॉज उसके बाद जो होने वाला है दैट विल बी द आईटी डिस्क्रिशनरी बजट। जो यूएस कंपनीज में आईटी डिस्क्रिशनरी स्पेंड है वो बढ़ जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको आगे जाके दिखेगा। ऑल्सो आई वुड से द ड्रग डिस्कवरी बजट जो होता है फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर वो भी बढ़ जाएगा। सो आई वुड से कि पूरा इम्पैक्ट ऑफ द रेट कट इन आईटी एंड फार्मा इज नॉट देयर। सो पोस्ट द रेट कट्स डेफिनेटली और दिखेगा उसमें पॉजिटिविटी। विद रिगार्ड टू द केमिकल सेक्टर, मैं बोलूंगा कि केमिकल सेक्टर एक ऐसा स्पेस है जहां पे इवन नाउ ओवर सप्लाई फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया एक बड़ा कंसर्न है, तो इसलिए वहां पे हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द कंफर्ट ऑन द वैल्यूएशन थोड़ा बाउंस बैक आए, बट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा फ्रॉम द रेट कट फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अनिरुद्ध जी, आपने क्योंकि यूएस रेट कट्स उसकी बात छेड़ी, ऑफ लेट जो डेटा आ रहा है वो ऐसा नहीं कमजोर है, मिक्स्ड है, मिला जुला नजर आ रहा है। तो एक बीच में उम्मीद जगने लगी थी कि एग्रेसिवली शायद फेड दरों में कटौती करता हुआ नजर आए। अब लार्जली क्या 25 बेसिस पॉइंट की तरफ हम मूव कर गए हैं क्या? See, with regard to the US rate cut, to be honest, पिछले 1 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि द रेट कट होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। वो करते करते ऑलमोस्ट 1 साल निकल गया। हैविंग सेड दैट, जो आपने बिल्कुल परफेक्ट पकड़ा है कि जो यूएस इकोनॉमिक डेटा है वो काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। मतलब फॉर अ साइज ऑफ द यूएस इकोनॉमी, इफ दे आर ग्रोइंग एट दैट परसेंटेज पॉइंट्स, जीडीपी ग्रोथ आ रहा है, डेफिनेटली दिखा रहा है कि इकोनॉमी इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। सो रेट कट का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। एक जो इशू है आई वुड से इज दैट वहां पे जो जॉबलेस डेटा है थोड़ा कंसर्न है। मेनी पीपल आर सेइंग दैट द जॉबलेस डेटा इज नॉट राइट। तो वो अगर इलेक्शन चलते अगर थोड़ा और डिबेट आए तो हो सकता है कि यू माइट सी द फर्स्ट रेट कट इन द नेक्स्ट द 1 मंथ। बड़ा जो न्यूज हुआ था वाज द जापानीज द येन कैरी ट्रेड। उसके चलते जो बड़ा डिस्कशन हो रहा था बिकॉज द मार्केट्स फेल ऑल ऑफ अ सडन, एंड एट द सेम टाइम द जॉबलेस डेटा जो यूएस का आया था वाज नॉट वेरी गुड। वो चलते आई वुड से फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त थोड़ा द नॉइज हैड इंक्रीज्ड कि बड़ा रेट कट आने वाला है, 40 बिप्स 50 बिप्स का रेट कट। बट मैं बोलूंगा कि द यूएस फेड हैज एक्टेड वेरी स्मार्टली एंड दे हैव बीन वेरी काइंड ऑफ द मैच्योर ऑन दैट। एंड मुझे लगता है कि 25 बिप से ज्यादा रेट कट वेरी अनलाइकली इन द नेक्स्ट 1-2 महीना। हाँ, 25 बिप्स होगा, लॉजिकल भी हो सकता है। लेकिन पता है अनिरुद्ध सर, आपने कहा आईटी वाईटी में फुली प्राइस्ड इन नहीं है, जब आएगा तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा। पर फिर वो ठीक है, वो एक नीजक रिएक्शन होगा, उत्साह होगा, वो अपनी जगह। पर ये रेट कट इसीलिए आ रहा होगा कि इकोनॉमी थोड़ी सी कूल ऑफ हो रही है, ठंडी पड़ रही है, दिक्कत में जा रही है, इसीलिए हम दरें हटा रहे हैं। इसका मतलब अमेरिका इंक पेन में है। तो आईटी के लिए इवेंचुअली ये खबर अच्छी होगी कि बुरी होने वाली है? सी, आईटी का बेसिकली क्या होता है कि जब भी वहां पे इंटरेस्ट रेट होती है कट, द यूके, यूरोप एंड यूएस, वहां पे जो कॉर्पोरेट्स का जो डिस्क्रिशनरी आईटी बजट होता है वो बढ़ जाता है। दूसरा एक चीज है विच इज आई वुड से कि नॉट जस्ट अबाउट द यूएस रेट कट, फ्रॉम बीइंग एन एम्प्लॉयज मार्केट, जो आईटी सेक्टर है आज के दिन में इंडिया में, इट हैज अगेन बिकम एन एम्प्लॉयर्स मार्केट। एक टाइम था 6-8 मंथ्स बैक जहां पे एट्रिशंस बहुत बड़ा कंसर्न था, पीपल वर जंपिंग जॉब्स इन द आईटी सेक्टर, ऑलमोस्ट 18-20% एट्रिशन हो गया था। जो डील पाइपलाइन था उनका एग्जीक्यूशन वाज गेटिंग पोस्टपोन्ड, क्योंकि काफी सारा कंसर्न हुआ था कि यूएस में देयर वुड बी अ स्लो डाउन और द रिसेशन। वो जो डील एग्जीक्यूशन एक्सटेंड हो गया था वो वापस पेस हैज पिक्ड अप। तीसरा चीज जो हुआ है, ऑलमोस्ट 50 to 100 बिप्स मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है फॉर द इंडियन आईटी कंपनीज। So I would say कि ये चलते all of this combined along with the possibility of the US rate cut, मुझे लग रहा है कि आईटी एक ऐसा स्पेस है जहां पे अभी भी काफी सारा अपसाइड बाकी है for the next 6 to 9 months. ओके,
संसार में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं इस वक्त। मैं कुछ देख पा रहा हूँ अभी, कुछ चीज़ें संसार में लगातार तीव्र गति से घूम रही हैं। मेरे मित्र आशीष वो भी घूम रहे हैं। मैं इस घूमने के क्रम से अगर आप देखें एक सवाल ढूंढने के लिए आया। दरअसल मैं क्या हुआ, पहले मैंने बैंक से बात करी, फिर एनबीएफसीज में, फिर लौट के अनिरुद्ध जी वहीं पे आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनियों पे। आप देखिए आईसीआईसी लोम्बार्ड को देखिए, आप देखिए एचडीएफसी लाइफ को देखिए, आप एसबीआई लाइफ को देखिए। मैं घूम के फिर लौट के यहीं पे आ रहा हूँ। इसमें जो इस बार की जो तेज़ी थी वो ऐसी तेज़ी की थी कि पूछिए मत। सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे हैं। इस बार का ये रनअप आपको कैसा लगा, और इस प्राइस पे क्या कुछ प्रॉफिट्स और कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, आपका व्यू? नहीं, आई वुड से इंश्योरेंस एक एरिया है जहाँ पे आई कंटिन्यू टू बी बुलिश एंड इवन आज के दिन में आई वुड से कि मोर देन बैंक्स, अगर मैं देखूं मेरे पोर्टफोलियो में जो बीएफएसआई का एलोकेशन है, आई एम अंडरवेट ऑन द बैंक्स बट ओवरवेट ऑन दी अदर नॉन बैंक्स। उसमें इंश्योरेंस एक बड़ा प्ले है। मैं बोलूंगा कि इंश्योरेंस में अभी भी काफी आई वुड से अंडर पेनिट्रेशन है। ऑब्वियसली नॉट फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, बट टिपिकली हम लोग जब भी कोई पोजीशंस लेते हैं हम लोग थोड़े लॉन्ग टर्म से वी टेक अ पोजीशन। अंडर पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस इन द कंट्री एक बड़ा आई वुड से इज अ वेरी बिग प्ले। तो मैं बोलूंगा कि डोंट गो बाय द शॉर्ट टर्म अपसाइड जो हुआ है। हो सकता है थोड़ा टाइम करेक्शन हो सकता है, बट इंश्योरेंस डेफिनेटली आई एम वेरी पॉजिटिव एंड वी आल्सो हैव एलोकेशन इन आवर पोर्टफोलियो फ्रॉम इंश्योरेंस। मैं बोलूंगा कि इंश्योरेंस एक बड़ा थीम है जो इन्वेस्टर्स को अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए एंड शुड कंटिन्यू। ओके अच्छा अनिरुद्ध जी, ये तो प्रश्न मैं आपकी तरफ फेंक रहा था कि इस पर आपका व्यू क्या है। इस पर आपका ये जिस प्रकार के इवेंट लाइंड अप हैं, जिस प्रकार का बीता अर्निंग सीजन हमारा गया, अब क्रूड की आप जो ट्रेजेक्ट्री देख रहे हैं, जो आप जो गोल्ड को आप देख रहे हैं, आपके मुताबिक इस वक्त बहुत डिसेंट तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से पॉइज्ड क्या है चलने लायक, जहां पे थोड़ा रिस्क लेकर दाव खेलना चाहिए इस वक्त? With regard to you talking about the commodity? You can, yes. जी, मैं बोलूंगा कि आज के दिन में डेफिनेटली अगर मैं बहुत ही अगर सिंपल तरीके से मैं देखूं, पूरे मार्केट में थोड़ा एग्जॉशन हो गया है एंड इट कुड बी एनी सेक्टर, एनी एसेट क्लास, थोड़ा एग्जॉशन दिख रहा है अक्रॉस द मार्केट। एंड मैं बोलूंगा कि विथ ऑल द इवेंट्स आल्सो व्हिच आर लाइंड अप, इफ यू लुक एट द इवेंट्स जो लाइंड अप है, चाहे हम यूएस इलेक्शंस बोले, इंडिया में बहुत सारे 2-3 स्टेट्स में, बड़े स्टेट्स में इलेक्शंस है, आई वुड से थोड़ा एग्जॉशन दिख रहा है। तो अभी मार्केट में कुछ ऐसा नहीं है विच लुक्स अ वेरी काइंड ऑफ द ब्लाइंड बाई। थोड़ा 5-10% कैश रख के बी अ बिट डिफेंसिव, थोड़ा आईटी सेक्टर, थोड़ा हेल्थ केयर, थोड़ा फार्मा, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। कमिंग टू गोल्ड, I would say definitely gold as an asset class should be in any household's portfolio. So I would say कि थोड़ा aggression कम करके थोड़ा it is better to be on the edge at this point of time for the next couple of months. Okay, अनिरुद्ध जी, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए, बढ़िया तरीके से अपने व्यूज शेयर करने के लिए। इस बीच अरे बाप रे, एकदम फ्लैट निफ्टी, जबकि बैंक्स, फिन निफ्टी मोमेंटम पकड़ता हुआ, पर जो पॉकेट्स इससे पहले अच्छा मूव दिखा रही थी वो ठंडी पड़ रही, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, अभी भी डॉक्टर साहब ने स्क्रीन पे दिखाया। ये देखिए निफ्टी बैंक अब 0.5% अप मूव में, और निफ्टी उल्टा अब एकदम फ्लैट हो चला है। लॉजिकली तो इसको चलना चाहिए था, पर ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि बाकी जगह मामला ठंडा पड़ता हुआ। ठंडा कहाँ पड़ रहा है? आईटीसी दिखाइए स्क्रीन पे, एनटीपीसी दिखाइए दबाव में आता हुआ, आईटी में एचसीएल टेक रखिए स्क्रीन पे, दबाव में आ रहा है। आयशर मोटर्स में अच्छा खासा प्रेशर बनता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। अपोलो हॉस्पिटल्स भी रखिएगा, इसमें भी दबाव थोड़ा सा और गहराता हुआ। आईटी में एचसीएल टेक दिखाया था मैंने, साथ साथ इन्फोसिस रखिएगा। आयशर मोटर्स के साथ साथ एमएनएम दिखाइएगा। ये सब कूल ऑफ हो रहे हैं स्टॉक्स, तो सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल जब मूव करना शुरू कर रहे हैं, ये तमाम स्टॉक्स देखिए आप किस तरह से दबाव गहराता हुआ आपको इनमें नजर आएगा। ऐसे में एक काम करा जाए, यतिन को जोड़ा जाए और यतिन से समझा जाए कि डीलिंग रूम में इस समय कैसा मूड है और डीलर्स क्या पिक एंड चूज कर रहे हैं। यतिन, क्या क्या रडार पे? तो दो स्टॉक्स जो आज फोकस में है, सबसे पहले अगर हम बात करें टाटा केमिकल्स, सुबह से स्टॉक काफ़ी मोमेंटम में दिख रहा है और 2% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट भी लगभग 5% से यहाँ बढ़ा हुआ दिख रहा है। डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ
1125 1150 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं। इनफैक्ट डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी उनका कहना है यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, तो ये एक पोजिशनल बाय उनकी तरफ से आ रहा है काउंटर में। इसके अलावा कोटक बैंक स्टॉक काफ़ी वीक है, काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ डीलर्स की राय है STBT की, उनको लगता है कि यहाँ स्टॉक आप बेच के चले जाएं, शायद 1-2 दिनों में आपको लो लेवल्स मिले। 1760 के टारगेट्स के लिए यहाँ वो अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट पोजीशंस की सलाह दे रहे हैं। रखिए दोनों स्टॉक जो जतिन मेंशन कर रहे हैं अपने रडार पे, और आप पैनल को भी दिखाइए। जो मोमेंटम पकड़ा था एक खैर मैं आता हूँ, सब पे एक काम करा जाए, PTST STBT की शुरुआत करी जाए, पर एक बार रचना जी को फुल स्क्रीन पर रखिएगा, ध्यान नहीं दिया। रचना जी आज तो आप एकदम छाए हुए हो। मानस आप ये तो एकदम लखनऊ टाइप फील दे रही है इस समय। मानस ने कुछ बोला ही नहीं, बोले मैं नहीं बोलता कुछ। मैंने देखा नहीं एक्चुअली। चलिए वीरू। ने मानस जी ने कहा मैं अपने MJ से ही खुश हूँ, और पीछे जो वो है ना तेंदुआ, मैं उसी से खुश हूँ अभी। हाँ चलिए ये जरा दो जो स्टिकर्स हैं रचना जी, क्या लिखा है इस पे, क्या लिखा है रचना जी दोनों स्टिकर्स पे? स्टिकर्स फुल फ्रेम डालिए, फुल फ्रेम पे रखिएगा रचना जी को प्लीज। ये जो येलो वाला है ना, येलो वाले पे लिखा है लाइफ विल नॉट स्पार्कल अंटिल यू डू। तो यू हैव टू स्पार्कल एवरी डे इफ यू वांट योर लाइफ टू स्पार्कल। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है टू स्पार्कल एवरी डे, इसीलिए छाए हुए हैं। और दूसरे पे लिखा है कि डिसिप्लिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव एंड दैट इज वन थिंग व्हिच कैन हेल्प यू रियलाइज योर ड्रीम्स। तो डिसिप्लिन, अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो डिसिप्लिन अपने आप आएगा। बिल्कुल। अच्छा, खुद आपने अगर आप देखें काला लिबास पहना हुआ है और आपका बैकग्राउंड जो है वो पूरा रंगीन, कोई कलर नहीं छोड़ा है। खैर अभी काम करते हैं, ट्रेड पिक कर लेते हैं यहाँ पे, हैं आशीष? बिल्कुल। अब ट्रेड्स पिक कर लेते हैं, बट एक एडवांटेज हम कल के सेशन के लिए कैरी कर रहे हैं, माइट भी देखिए वो एक्सपायरी से इन्फ्लेटेड होता है, बट स्टिल बैंक निफ्टी का क्लोज अगर इन लेवल्स पे आता है तो ये बेटर क्लोज होगा हमारे लिए, कल के लिए हमारे पास एक एज होगा। रचना जी आप इसे शुरुआत करते हैं, आपका ट्रेड क्या होगा? जी मेरी तरफ से जो मैं ट्रेड इस वक्त देना चाहूंगी दैट इज PFC में आज का तो बहुत ही ज्यादा बड़ा आ चुका ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर देखा जाए तो दिस इज जस्ट अ बिगनिंग फ्रॉम 10 पीरियड एवरेज, तो यहाँ पे फर्दर कंटिन्यूएशन हो सकता है। और ये काउंटर फिलहाल 560 के करीब है। अगर हम यहाँ पे 556 पे माने सिर्फ 4 रुपए का ऐसे अगर लगा ले यहाँ पे अराउंड 1%, तो हम यहाँ पे अपसाइड पे 570 तक के टारगेट्स कल देख सकते हैं। ओके, PFC आपका बाय है और चलते हैं अब इनफैक्ट एक बार जरा PFC का फ्यूचर्स है करीब 7.27 लाख, ठीक है। मैं आई थिंक थोड़ा सा क्रॉस चेक कर रहा था कि ओपन इंटरेस्ट सेम है कि नहीं है, सेम है। और मैं इनफैक्ट कुछ देर पहले यही ट्रेड दिख रहा था और रचना जी ने इसको पिक कर ही लिया। दरअसल इसकी जो ऑप्शन एक्टिविटी है ना वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं इनफैक्ट वही देख रहा था। इसकी सारी आउट ऑफ मनी कॉल्स में काफ़ी अच्छी खासी बाइंग है, स्ट्रॉन्ग पिक। प्रशांत जी आपका ट्रेड? ये PFC सुबह मेरे ख्याल से मानस का दिया हुआ है। मानस आपने दिया था ना PFC? नहीं, मैंने कल PFC पे रिकमेंडेशन। अरे डायरेक्टर साहब PFC कल दिए थे, आज मूव कर रहा बढ़िया सा। खैर सावंत साहब माफ करिएगा, आज दिया था ना? जी 920 का कॉल था वो। हमें आप लोगों की सब बातें याद रहती हैं। ये बात अलग है कि आप भूल जाते हो कि मेरा नेस्को का रास्ता ही नहीं है 5-5 साल बाद भी। अच्छा सावंत साहब आपका प्रेफर्ड पिक? जी आशीष जी, मुझे IRCTC में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड कंप्रेशन नजर आ रहा है। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छी अपमूव आ सकती है, स्प्रिंग इफेक्ट आ सकता है। करीबन 940-45 के बीच ट्रेड कर रहा है। 934 934 स्टॉप लॉस रख के मैं 960 965 इन टारगेट्स के लिए लॉन्ग रेकमेंड करना चाहूँ। ओके, सावंत साहब का है IRCTC। सोनी जी आपका पिक?
आशीष जी, यहाँ पे रहेगा MFSL फ्यूचर्स में BTST की सलाह रहेगी। 1136 यहाँ पे चल रहा है, इसी लेवल पे बाय कर सकते हैं। 1120 का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। पहला टारगेट है 1160, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 1170 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। एक फ्रेश ब्रेकआउट है यहाँ पे, जो मुझे लगता है कि कल के BTST के ट्रेड में यहाँ पे 1170 के लेवल्स को भी एक बार टेस्ट कर सकता है। ओके अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? विरेन जी, HDFC लाइफ में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है पिछले 15-20 मिनट में। 758 का लगभग इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 749 का और टारगेट्स रहेंगे 772 के स्पॉट में। फाइनेंशियल्स ऑल द वे, सारे फाइनेंशियल्स बढ़िया मूव करते हुए, एक्सपर्ट्स के रडार पे भी आते हुए। मानस, आपके रडार पे अब इस समय कौन सा स्टॉक? तो देखिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद आज 100-डे मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 684 के स्टॉप लॉस है, ये कैश लेवल्स हैं, और कम से कम 720 रुपए तक के टारगेट आपको कल LIC हाउसिंग में देखने को मिल सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस रडार पर रखिएगा, खरीदारी करने का कॉल मानस का आता हो। ये देखिए, PFC, मैक्स फाइनेंशियल्स, HDFC लाइफ, LIC, सब के सब फाइनेंशियल्स पिक करते हुए एक्सपर्ट्स। मयूरेश, कोई कंपल्शन नहीं, लेकिन आने वाले दिनों के लिहाज से कोई अट्रैक्टिव आइडिया आपके पास और है क्या? मेरी स्विंग ट्रेडिंग टीम मुझे जस्ट फ्लैग ऑफ कर रही थी। जॉनसन, हाँ बिल्कुल, जॉनसन कंट्रोल्स पे ध्यान रखने को कह रही है। एंड देयर टेक्निकल लॉजिक इज, जो हम देखते हैं मार्केट में इंडिया में 50 DMA का सपोर्ट लेके आज एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम्स पे स्टॉक हाई पॉइंट ऑफ द डे पे क्लोज हो रहा है, तो शायद इसका मोमेंटम बरकरार रहे जॉनसन कंट्रोल्स पे। और आशीष जी, मैंने इसलिए कहा क्योंकि कभी आप पार्लर से गुजरे तो घर आ सकते जॉनसन कंट्रोल मयूरेश के रडार पे स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से उनकी टीम इस समय बताती हुई, फ्लैग ऑफ करती हुई। तो आप तो घर से काम करते हो, तो ये आप लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे होते हो क्या, पूरी टीम्स? यस। उसी पे फिर अटेंडेंस लेते रहते हैं यूएस वाले। ये कहाँ का है ये तो यूरोप की कंपनी है ना? यूएस की, तो अटेंडेंस भी उसी में देखते रहते हैं। मयूरेश बैठे ही नहीं बैठे पूरे टाइम, नजर रखते हैं ऐसा? डस्ट टाइम मॉनिटर होता है। चलिए, रेडा पे रखिए सारे के सारे स्टॉक्स जो एक्सपर्ट्स ने दिए हैं। वीरो, इससे पहले आप कुछ और आइडेंटिफाई करें। मयूरेश ने कहा था हरे में बंद होगा, अपन हरे और लाल के बीच में जूझे जा रहे हैं, जबकि निफ्टी फाइनेंशियल्स, निफ्टी बैंक क्या मूव करें। अभी भी डाउट में हूं मैं कि एक्चुअली क्लोजिंग कहां, किस करवट बैठने वाली है। तो वीरू, आज का सेशन के बाद आपको कुछ क्लोजिंग रिमार्क की तैयारी कर ली जाए। बैंक्स मूव करे फाइनली और 51,700 पकड़ लेते हैं। 51,700 हो गया, अपने उस कॉल राइटर जोन के ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ लास्ट लेग में। तो पहले निफ्टी बैंक से शुरू करते हैं। हाँ देखिए आशीष, सुबह की कमेंट्री के डायरेक्टर साहब लेवल रखिएगा स्क्रीन पे। हाँ, अ स्विंग टुवर्ड्स 605 पॉसिबल, बट अगर 605 कटता है तो स्विंग टुवर्ड्स 776 पॉसिबल है। अभी अभी ये वहीं तक का स्विंग देके आया है। होता है ना, जब किसी भी एक्सपायरी या फिर एक्सपायरी -1 डे पे जब कॉल राइटर्स ट्रैप होते हैं तो एक कंपल्शन होता है, आप भागते हैं अपनी शॉट को कवर करने के लिए। तो वही हुआ, एक स्विंग तो मिल गया है। ये स्विंग अगर कन्वर्ट हो जाए क्लोजिंग में आशीष, तो ये एक अच्छा होगा। मेरे ख्याल से अगले आने वाले 1-2 दिन की जो निफ्टी के स्विंग है, निफ्टी बैंक के स्विंग है, उसको अच्छा कर सकता है। मैं आई थिंक ज़्यादा इंटरेस्टेड था ना आशीष ये देखने में कि आखिरकार इस मोमेंटम को जनरेट किसने किया। मेरा इंटरेस्ट निफ्टी बैंक के क्लोज से ज़्यादा अच्छा ये इंटरेस्ट था कि आखिरकार इसको स्पॉन्सर किसने किया। और अच्छा लगेगा आपको देख के आशीष कि इसको स्पॉन्सर 3 बैंक्स ने किया, SBI ने, एक्सिस बैंक ने और ICICI बैंक ने। अब ICICI बैंक कल एक इशू के चलते बैकफुट पे था, बट ICICI बैंक का क्लोज काफ़ी आ रहा है। एक्सिस बैंक का क्लोज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बताऊँ, यहाँ पे HDFC बैंक का क्लोज भी अच्छा है। और मेरे ख्याल से ICICI बैंक का ये क्लोज इसका सेकेंड बेस्ट क्लोज होगा करियर का। तो निफ्टी बैंक यकीनन कल के लिए एक माइलेज कैरी कर रहा है। आउट ऑफ दीज 2 इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक फाइनली एक अच्छा क्लोज दे रहा है, अच्छे माइलेज के साथ, जो कि प्रोवाइड कर रहा है इसको एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
और साथ ही साथ ICICI बैंक। आशीष, कैरी करने वाला अगर फ्यूचर्स को कैरी करना चाहता है तो कर सकता है, रिस्क लेना चाहिए। ये है निफ्टी बैंक पे व्यू। हमारे सेकेंड रेजिस्टेंस बैंक की तरफ बढ़ चला, बहुत बढ़िया मूव्स इस समय बनते हुए, और कल तो इसकी भी वीकली एक्सपायरी की तैयारी हो रही होगी। निफ्टी 50 अब एकदम शांत। निफ्टी बैंक में थोड़ा सा बहुत और दमखम है, तो निफ्टी 50 के लॉन्ग्स को कैरी करा जाए जो अपन ने बेस में पकड़ा था, या नहीं? आशीष, अभी नहीं, मेरे ख्याल से अभी भी वो जो 25-300 का कॉल राइटर है ना, वो स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके बैठा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके। जरा एक बार आउटस्टैंडिंग वाली लेके आएंगे। गुरुवार की जरा कॉल की 25-300 का, जो मैंने 2 बजे आशीष और मैंने डिस्कस किया था। मैं आई थिंक आशीष निफ्टी बैंक को कैरी करने के मूड में इसलिए हूँ क्योंकि हमारे पास ताज़ा तरीन फोर्सेस हैं 3, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI और कुछ हद तक HDFC बैंक। बट क्योंकि निफ्टी IT भी बैकफुट पे है, बड़ा अच्छा अगर आप देखें ब्रेकआउट हमको मिल रहा है बैंक निफ्टी पे। वो जरा प्लीज़ डायरेक्टर साहब अगर कॉल है तो दिखा दीजिए। अभी भी 25-300 की कॉल में आशीष सब्सटेंशियल हुआ है। तो मैं कहूँगा आज सुबह हमें एक ट्रेड रेंज बाउंड अच्छा मिल गया। 25-300 की कॉल का आउटस्टैंडिंग हुआ है 72 लाख। आशीष, मैं वेट करूँगा। मैं एक बार के लिए 25-350 अगर स्पॉट ऊपर निकल जाए तब आजमाइश करूँगा, लेकिन उससे पहले आशीष बेटर है कि डिप पे बाय करें। निफ्टी बैंक और निफ्टी में दोनों में आज डिफरेंट पर्सपेक्टिव है मेरा। बिल्कुल ठीक है, निफ्टी बैंक और निफ्टी पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कुछ स्टॉक्स जो मैंने वो बजिंग स्टॉक्स के तौर पे दिखाया था उनको क्विकली चेक लेना जरूरी है। ट्रेंड दिखाइएगा स्क्रीन पे। 1.5% का शायद दबाव वायदा में, और OI में 5-6% का जम, तो थोड़े से सिस्टम में शॉर्ट्स बिल्टअप हुए होंगे। सेठ साहब, ट्रेंड देखिएगा, एक तरफा मूव्स एंजॉय करने वाला काउंटर। जी आशीष जी, ट्रेंड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग मोड में आ गया है, पुल बैक मोड जिसे कहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ वेट करना चाहिए। स्टॉक ऑलमोस्ट ट्रेंड एमआ को टच कर रहा है। यहाँ पे कोई ट्रेंड में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन पुल बैक मोड में है। लगभग 67-6800 के आसपास आएगा तो रिस्क रिवॉर्ड फिर से फेवरेबल हो जाएगा, वहां पे फिर से कंसिडर किया जा सकता है। सो बाय ऑन डिप के लिए यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए। ओके, इस बीच हम एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं फॉर निफ्टी बैंक। एटलीस्ट 51,712 मेरे ख्याल से क्लोज आएगा आपका 51,700 या फिर 690 के आसपास निफ्टी बैंक का। मेरे ख्याल से क्लोज वहीं पर आएगा, मोस्ट लाइकली 51,690, 680 के आसपास आएगा। आइए देखते हैं ब्रेथ को। और ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स क्या है? इवनली पॉइज्ड। आई मीन हर चंक, हर अगर आप देखें जो धड़ा है वो इवनली पॉइज्ड है। मतलब लॉन्ग 48, शॉर्ट कवरिंग 54, शॉर्ट 43, लॉन्ग अनवाइंडिंग 34। आइए देखते हैं कि इसमें लॉन्ग में कौन कौन थे और शॉर्ट कवरिंग में कौन कौन थे। कल का मूड यहीं से तय होगा। ओरेकल फाइनेंशियल्स, SBI कार्ड। अब SBI कार्ड को जब देखता हूँ मुझे हंसी आती है बहुत। बाकी LIC हाउसिंग फाइनेंस, PFC, JK सीमेंट, इन सभी काउंटर्स में आज लॉन्ग बिल्डअप था। आगे बढ़ते हैं, एक बार आते हैं शॉर्ट कवरिंग की स्लाइड में। HL कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय शॉर्ट कवरिंग। डिक्सन, लॉरस लैब, IGL, पर्सिस्टेंट सिस्टम, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्ट कवरिंग थी। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, शॉर्टिंग प्रेशर कहाँ पे था। उसमें पेट्रोनेट, मैरिको, ONGC, GNFC, AB फैशन एंड रिटेल्स, इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट बिल्डअप था। नेक्स्ट स्लाइड में आएगा आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग, सन TV, IOC, JSPL, इन्फो एज और अदानी पोर्ट्स। ये कुछ काउंटर्स जहाँ पे आज लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिली। और 3 मिनट 18 सेकेंड बाकी हैं। एक धड़ा और बाजार का जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्लोज की तरफ बढ़ रहा है, और वो है मेरे ख्याल से केमिकल बास्केट में। जरा प्लीज़ एक बार टाटा केमिकल लेके आइएगा। 1111 पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ और अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ एक बार आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस अपने लास्ट ड्यू एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ। मेरे ख्याल से मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका क्रैक हुआ था 5 अगस्त को, जब ये अपने 100 डे के नीचे आया था। आज इसने उस कैंडल को कवर कर लिया, अ क्लोज अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। उसके बाद एक काउंटर और रखिएगा सरकारी खेमे में, कंपनियों में। आज कंटेनर कॉर्प में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक था। आज कई दिनों बाद इसमें एक पुल बैक था। और एक और स्टॉक रखिएगा यहाँ पे स्क्रीन पे, केमिकल बास्केट से ही नवीन फ्लोरिन। यहाँ पे भी जो वो सिंकिंग बिहेवियर था इसका, वो आज अरेस्ट हुआ। आज इसने 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर क्लोज दिया। चलिए अब इस क्लोजिंग को देखने चलते हैं
बड़ी वॉल पे आशीष के पास। आशीष, ओवर टू यू। इस बीच अपडेट आ रहे हैं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो बैठक होनी थी आज रक्षा मंत्री की अगुवाई में खत्म हो गई है। अभी अपडेट्स आए नहीं है क्या क्या फैसले हुए हैं। वैसे अच्छा है ना आए, कल रिएक्ट करने को मिलेगा और वीरू कल सीधा सौदा में टीम में डालने को मिलेगा, पर अब तक अपडेट्स है नहीं हमारे पास। जहां तक वायदा में कर्व की बात है, बैन की बात है, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल शायद वायदा के बैन में कल जाता हुआ आपको नजर आए, क्योंकि 103% पोजीशंस यहां पे बन गई हैं। चलिए इस सेशन की समाप्ति की तरफ बढ़ा जाए। इस समय तो फ्लैट है, हल्के लाल में है, इवेंचुअली देखते हैं 13 दिन की बैक टू बैक तेजी पे ब्रेक लगने की तैयारी हो रही है या नहीं निफ्टी की, पर सारी तस्वीर बदली आज 2:45 PM ऑनवर्ड्स। 2:45 पे फिन निफ्टी के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसमें से कई सारे दिग्गज बैंक्स भी शुमार हैं, सब के सब में बहुत अच्छा मूव आया आखिरी के 45 मिनट पे। तो निफ्टी बैंक 0.5% मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी फ्लैट था, फाइनेंशियल्स 3/4% बढ़त। बैंक्स और फाइनेंशियल्स अल्टीमेटली जब मैं आऊंगा अभी स्टॉक्स दिखाने, इन्हीं ने सब आखिरी में जाके मोमेंटम पकड़ा है। अदरवाइज आईटी इवेंचुअली ठंडा, 1/3% का दबाव था। बाकी के सेक्टोरल पॉकेट्स क्विकली स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। मिड कैप स्मॉल कैप 1/4 से 1/3% उछाल। ब्रेथ ऑलमोस्ट 1:1, स्लाइटली एडवांसेस के फेवर में। ये देखिए बैंक्स और फाइनेंशियल्स छाए रहे। कैपिटल गुड्स पहले से अच्छा मोमेंटम था, फार्मा का मोमेंटम फिजल आउट हो गया जाते जाते, आईटी दबाव में आया, एफएमसीजी ठंडा पड़ गया। 2 बजे तक ये सब तस्वीर उल्टी थी, एफएमसीजी फार्मा सब चमक रहे थे और वहां प्रॉफिट टेकिंग आई, इन पॉकेट्स में तेजी बनती हुई नजर आई। निफ्टी 50 दिखाइएगा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्विकली दिखा देता हूं आपको। मोमेंटम को ड्राइव करा सब बैंक्स ने, कोई आईसीआईसीआई बैंक वेटेज के लिहाज से, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई एक्सिस बैंक। बैंक्स दिखाएंगे क्या? निफ्टी 50 दिखाइए, कंट्रीब्यूशन हीट मैप ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक बढ़िया करता हुआ नजर आया था। लार्सन एंड टूब्रो हेवीवेट के तौर पे, कोटक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई यही मोमेंटम को ड्राइव करते हुए नजर आए। दबाव में कोई इन्फोसिस वेटेज के लिहाज से, कोई बजाज फाइनेंस, मैं सिर्फ वेटेज के लिहाज स्टॉक बता रहा हूं, रिलायंस और भारती, ये 4 वो थे जिन्होंने खासा दबाव बनाया। खैर ये है प्रोविजनल क्लोज। मेरे ख्याल से 13 दिन की विनिंग स्ट्रीक पे सेंध लगने वाला है, देखते हैं। वीडियो एडजस्टेड तो नीचे ही आएगा ना, निफ्टी तो 3 बजे के बाद ऐसा कोई मूव आया ही नहीं, लाली में रहा पूरे टाइम। मैं आपको कहता ना बैंक निफ्टी 51,690 के आसपास आएगा। हाँ। 51,690 पे मेरे ख्याल से एडजस्टेड आएगा करीब 25,270-72 के आसपास। तो 70-72 तो अपना काम नहीं होगा, लाल में ही रह जाएगा। हाँ फ्लैट कह लीजिए, लेकिन हाँ वो लाल तो हो ही गया। चौधरी का चांद निकल नहीं पाया। चौधरी का चांद निकल नहीं पाया है ना, अटक गया मामला। खैर आज सुबह के सीधा सौदा में जो स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे उनका एक क्विक रैप अप दिखा देता हूं। जो बेहतर परफॉर्म करने वाले काउंटर्स थे वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। वाजपेयी जी ने कनोरिया केमिकल्स बोला था, हिंदुस्तान कंपोजिट्स बोला था और जोमेटो बोला था मजबूत रहेंगे, मजबूत रहे। रैलिस एक्सपेक्टेड था ठंडा पड़ेगा, लीजिए भाई साहब 1.5% का दबाव रैलिस में देखने को मिला। मैट्रिमनी, एचएएल, लेमन ट्री होटल्स लग रहा था मजबूत रहेंगे, मजबूत हुए सब 2 से 6-6.5%। मेडी एसिस्ट और लार्ज ट्रेड के बीच में ठंडा ही बंद हुआ है, हालांकि ज्यादा दबाव नहीं आया क्योंकि ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्ट हो गया था, फिर भी इन रेड ये बंद होता हुआ। चलिए भाई इस नोट पर एक काम करा जाए, आज के सेशन की अब समाप्ति करी जाए, आज के इस कमाई के अड्डे को खत्म किया जाए। लेकिन सीएनबीसी आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा और इनफैक्ट इस ब्रेक के उस पार तो कमोडिटी से जुड़ी आपकी क्वेरीज भी सॉल्व करने की तैयारी। हम लोग की आपसे मुलाकात होगी अब कल सुबह 6:57 पर। तब फ्रेश रणनीति, फ्रेश मूड माहौल के साथ लौटेंगे। नमस्कार।